आरव, रिवॉर्ड फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। हेलो फ्रेंड्स, कल किसी भाई ने एक प्रश्न उठाया था। आरव एक शैतानी शहर में था, तो अब इंसानी दुनिया में कैसे आ गया? शायद आपका भी यहां थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा स्टोरी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। आपने सुना होगा एपिसोड 1521 से 1530 जब चल रहा था। शैतानी दुनिया में आरव का भांडा उजागर हो गया जब उसने स्वर्ग झलक क्षेत्र से मूल देवता क्षेत्र में घुसा। तब आरव पर्पल एक्सट्रीम सेक्ट की विरासत को जब हासिल किया, तो वो हॉल जहां परीक्षा हो रहा था एक उड़नता खजाना था, जो आपने आप धूल के जितना संकुचित और उस समय की तरह एक विशाल हॉल भी बन सकता था। उस हॉल की और एक खासियत यह थी कि अगर आरव पर्याप्त दिव्य सार पत्थर खर्च कर सके तो किसी को भी, और अभी के हॉल की अपग्रेडेशन को देखा जाए तो शायद एक पूर्णता वाला दिव्य प्रभु क्षेत्र, यानी कि शैतानी भाषा में शैतानी भगवान स्तर की शक्ति को मार सकता है या बहुत कठिन हालत तक घायल कर सकता है। ओब्वियसली उसके नीचे की स्तरों वाले पूरी तरह से मिटा दिए जा सकते हैं। उस समय जब आरव रसितास, देवी मल्ली और तुम कराज को हॉल में फुसलाया 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ दिव्य सार पत्थर खर्च करके उन तीनों प्रारंभिक या दूसरे स्तर शैतानी भगवान शक्ति को सीधे मिटा दिया। उसके बाद आरव को पता था कि वहां दूसरे उच्चतर शैतानी पावर हाउस छुपे होंगे। इसलिए आरव हॉल, जो एक उड़नता खजाना था, उसके सहायता से सीधे इंसानी दुनिया में चला आया। जिस शाही शहर में आया वो नवसारी शाही शहर ही था। वैसे आप सभी को थोड़ा और पीछे की स्टोरी याद होगा तो जब आरव राजपुर राजधानी से भागा था, तब राजीव राव जो उसे बचाने आए थे, उसने मोटे पुलकित और मिस कनिका को सुरक्षित अपने साथ लाने का वादा लिया था। क्योंकि एल्डर राजीव राव चौथे दर्जे की किमिया भगवान बन चुके थे, तो नियम के अनुसार उन्हें तुरंत राजधानी शहर छोड़ के उनकी अधिकार वाली शाही शहर में जाना था। क्योंकि राजपुर राजधानी के ऊपर वाला शाही शहर नवसारी शाही शहर था, तो उन्हें यानी कि राजीव राव को अवसारी आना था। इसलिए उन्होंने मिस कनिका और लिटिल फैटी को भी यहां ले आए। क्योंकि अब आरव मोटे पुलकित के लिए मेरिडियन ठीक करने की एक गोली बना चुका था, तो वादे के मुताबिक अब मोटे को ठीक करने का समय आ गया था और आरव को भी अपनी साधना के लिए कोई उच्च आत्मीय शक्ति वाला स्थान जाना था। और इसके लिए नवसारी शाही शहर से और अच्छा क्या हो सकता है। बस बातें यही थी। शायद आप सब अभी तक समझ गए होंगे। फिर भी कुछ भी समझने में मुश्किल हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए अब आज कहानी की आज के हिस्से को शुरू करते हैं। आरव ने ये फ्लेम एक्सप्लोजन आर्ट सिर्फ अपनी दिव्य आग की कमियों को पूरा करने के लिए बनाया था। आरव हर आग के पौधे को डरावने कंट्रोल के साथ एक छोटा धमाका करवा सकता था, जिससे दिव्य आग का पूरा टेम्परेचर वहां से एक लेवल बढ़ जाता। ये आरव का ऐसा काम था जिसे रोका नहीं जा सकता था। लेकिन सबकी नजर में ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आरा की आंखें चमक उठीं। उन्हें बहुत जल्द कुछ अंदाजा हुआ और वो हैरानी से देख रहे थे। इस तरह की आग के धमाके की कला को कंट्रोल करने के लिए जिन छोटे आग के पौधों की जरूरत थी, उनकी संख्या बहुत डरावनी थी। इस आदमी का आग पर कंट्रोल बस परफेक्शन की हद तक पहुंच गया था। बस इतना था कि अगर वो इस तरीके का इस्तेमाल करता तो क्या उसके पास अभी भी गोली को ठीक करने के लिए जाकर कंट्रोल करने की एनर्जी होती। आग को कंट्रोल करना और गोली को रिफाइन करना, ये दो काम थे और इन्हें अलग अलग करने की जरूरत थी। इसमें कोई शक नहीं कि आग को कंट्रोल करने के इस तरीके में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती थी। तो फिर आरव गोलियों को रिफाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? आरा के होठों के कोनों पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। आग को कंट्रोल करने में अच्छा होने का क्या फायदा? गोली बनाना ही तो असली काम था। लेकिन बहुत जल्द उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। पूरे कमरे के अंदर एक अजीब सी आभा हवा में भरने लगी। ये आभा वाइन की खुशबू जैसी थी, जिससे लोग नशे में थे और खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। अराजक स्वर्गीय सितारा कला। आरव हल्के से चिल्लाया। उसका पूरा व्यक्तित्व कैओस के इलाके में बदल गया, जिससे लोगों को एक बड़े पहाड़ को देखने का एहसास हुआ। आरा की आंखें कुछ धुंधली हो गई, जैसे उसने शराब पी रखी हो। उसका पूरा व्यक्तित्व दांव के सागर में डूबा हुआ था। वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। आरव को किमिया के साथ ग्रेट दांव पर ज्ञान मिला और उन्होंने अराजक दिव्य सिद्धांत को डेवलप किया। वो किमिया रास्ते पर और आगे बढ़ गया
10 दिशा वाला स्वर्ग बाधिकरण कला के बाद आरव ने अराजक स्वर्गीय सिद्धांत को आधार बनाकर अराजक स्वर्गीय सितारा कला बनाई। खासकर पिछली बार ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी के बाद ये किमिया स्किल और भी समझ से बाहर हो गई। जैसे ही इसका इस्तेमाल होता, ये ग्रेट दाओ को ट्रिगर कर देती। अचानक ग्रेट दाओ की आभा तेजी से दवा वाली कड़ाही में भर गई। सब लोग शांति में लौट आए। आरा के उस धुंधले चेहरे पर आखिरकार साफ नजर आई। अभी अभी क्या हुआ? कितना अजीब एहसास था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ समझ लिया है, आरा ने हैरानी से कहा। कितना अजीब एहसास था। मुझे साफ तौर पर गोलियां बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे गोलियां बनाना आता है। अभी अभी क्या हुआ? क्या जादुई किमिया टेक्निक है? सबको लगा जैसे कोई पल भर का सपना आया हो। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने से जाग रहे हों। आरव ने जेड बॉक्स में रखी दवा की गोली की तरफ इशारा किया और आरा से कहा, तुम्हारी गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल, ये देखो। जैसे ही आरा ने उसे देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? उच्चतर स्वर्ग श्रेणी। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। तुम अभी भी इंसान हो? आरा की आवाज पिच धीरे धीरे ऊंची होती गई। उसे लगा कि उसने जरूर कोई नकली दवा की गोली देखी है। इस आदमी ने सच में एक उच्चतर स्वर्ग श्रेणी गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल को रिफाइन किया। और ये उसका पहली बार रिफाइन करना भी था। आरा को लगा कि उसका सिर उसे समझ नहीं पा रहा है। उसके सामने सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपनी आंखों से आरव को गोलियां रिफाइन करते देखा। इसे बिल्कुल झूठा नहीं ठहराया जा सकता। और अभी जो रहस्यमयी एहसास हुआ वो क्या था? आरा ने आरव को देखा। उसे लगा कि यह नौजवान कितना रहस्यमयी है। मन, यह पहली बार है जब मैं इसे रिफाइन कर रही हूं। मैं अभी भी गोली से थोड़ी अनजान हूं। तुम दूसरा मेडिसिनल जड़ी बूटियां यही छोड़ सकते हो। कल मैं तुम्हें एक बार और रिफाइन करने में मदद करूंगी। यह दिव्य श्रेणी तक पहुंचना चाहिए, आरव ने ठंडे दिमाग से कहा। आरा ने आरव को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सच में उसके दिल में जो हैरानी थी, उसे बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। दिव्य ग्रेड की मेडिसिनल गोलियों को रिफाइन करना इतना कैजुअल कब हो गया? इस समय दुकानदार के चेहरे पर एक लाल चमक आ गई। वो उत्साहित लग रहा था। उसे सच में नहीं लगा था कि ये नया लड़का असल में एक एक्सपर्ट था जो अपनी बात खुद रखता था। नहीं, रुको, ये एक सुपर डुपर एक्सपर्ट था। कौन सा एक्सपर्ट पत्ता गोभी की तरह दवा की गोलियों को ठीक कर सकता है? 4 स्टार किमिया देवता भी ऐसा नहीं कर सकते, है ना? इस समय उसे लगा कि ये सभी रिक्वेस्ट पूरा किया जाएगा का साइन बोर्ड असली कामयाबी के बाद असली शोहरत है, जो अपनी रेपुटेशन पर खरा उतर रहा है। मिरेकल हैंड पार्लर में सब कुछ आधा अधूरा था, लेकिन दुकानदार को साफ पता था कि मिरेकल हैंड पार्लर जल्द ही पूरे नवसारी शाही शहर की सबसे मशहूर दवा की दुकान बन जाएगा। सबने देखा, है ना? हमारे मास्टर आरव में सच में काबिलियत है। सब लोग याद रखना, सबकी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। आगे से अगर सबकी कोई जरूरत हो तो बेझिझक मिरेकल हैंड पार्लर आ सकते हैं। अब देर हो रही है, सब लोग जा सकते हैं, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और मिरेकल हैंड पार्लर से चले गए। आरा ने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। आरव ने आरा को शक से देखा। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास दिव्य सार पत्थर ना हो, है ना? आरा के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उसने चापलूसी भरी नजरों से कहा, मैं थोड़ा जल्दी में आ गया था। ये कैसा रहेगा? मैं देख रही हूं कि तुम्हारी छोटी सी दवा की दुकान में भी लोगों की कमी है। मैं तुम्हारे लिए छोटा सा दवा वाला असिस्टेंट बन जाऊंगी। आरव ने आरा को मतलब से देखा और कहा, तुम मुझसे किमिया सीखना चाहते हो? आर तुरंत एक फैन गर्ल बन गई। आरव का हाथ खींचकर और झूलते हुए उसने कहा, तुम्हारी गोली बनाने की कला सच में बहुत जबरदस्त है। मैं तुम्हें बहुत मानती हूं। मुझे पता चला कि मुझे किमिया से प्यार हो गया है। आरव ने उसका हाथ झटक दिया और नफरत भरी नजरों से कहा, तुम्हें किमिया से प्यार होने से मेरा क्या लेना देना है? मुझे पैसे दो। ऐसा नहीं है कि आरव को पैसे का लालच था, बल्कि उसके अभी के खर्चे बहुत ज्यादा थे। रैंक 3 की स्पिरिट दवाओं की कीमत रैंक 1 और 2 की स्पिरिट दवाओं से कहीं ज्यादा थी। गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल जैसी मेडिसिनल पिल की स्पिरिट मेडिसिन की कीमत शायद कई मिलियन दिव्य सार पत्थर होगी। वैसे जानकारी के लिए मैं दर्शकों को बता दूं, 1 मिलियन 10 लाख की बराबर होता है। 1 करोड़ 100 लाख और 1 बिलियन 10,000 लाख के साथ समान होता है। और हाँ, 1 बिलियन को करोड़ों में बताएं तो ये 100 करोड़ होगा। रास्ते में रैंक 3 स्पिरिट मेडिसिन पर रिसर्च करने के लिए उसने पहले ही 1 बिलियन से ज्यादा दिव्य सार पत्थर खर्च कर दिए थे। रास्ते में फ्लाइट का खर्च जोड़ने पर अब उसके पास सिर्फ 2 से 3 बिलियन दिव्य सार पत्थर बचे थे। ये बहुत बड़ी रकम लग रही थी। असल में ये पहले से ही बिना बनाए खर्च हो रही थी, इसलिए जो पैसे चार्ज किए जाने चाहिए वो स्वाभाविक रूप से आरा से चार्ज किए जाने चाहिए।
एक मेडिसिनल पिल खरीदने के लिए 80 लाख बहुत डरावना लग रहा था। असल में दिव्य श्रेणी मेडिसिनल गोली के लिए इसे महंगा नहीं माना जाता था, क्योंकि कोई इसे बिल्कुल नहीं खरीद सकता था। गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल की दिव्य श्रेणी मेडिसिनल पिल को तो 4 स्टार किमिया देवता भी रिफाइन नहीं कर पाए। आरा ने गुस्से से कहा, बदमाश बंदा जिसे फ्लर्टिंग से कोई मतलब नहीं। पैसे चाहिए, मेरे पास नहीं है। मेरी जान चाहिए, एक है, ये तुम पर है। ये कहते हुए आरा ने सीधे दवा वाली गोली की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक आरव उससे भी तेज था। उसने सीधे दवा वाली गोली और दवा वाला भ्रूण रख दिया। अगर पैसे नहीं तो मैं ये 2 दवा वाली गोलियां रख लूंगा। 2 गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल्स, कीमत 80 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, आरव ने ठंडे दिमाग से कहा। आरा का चेहरा बदल गया और उसने कहा, तुम? बिल्कुल नहीं। ये दवा वाली गोली, तुम क्यों इसे नहीं ले जा सकते? आरव मुस्कुराया और बोला, आराम करो, अगर तुम मुझे और भी दोगे तो भी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने 80 लाख कहा, इसका मतलब 80 लाख है। मैं तुमसे 1 सेंट भी ज्यादा नहीं लूंगा। आरा ने चिढ़कर कहा, बिल्कुल नहीं। गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल की स्पिरिट दवाएं मैंने बहुत समय से जमा की है। वो मेरे बड़े भाई के इस्तेमाल के लिए है, तुम उसे बेच नहीं सकते। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आरा ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मेरी तलवार से सावधान रहना। बात खत्म करके आरा ने तलवार से आरव की तरफ वार किया। खटखट। आरव मजबूती से खड़ी रही, उंगली हल्के से हिलाई, ब्लेड के सपाट हिस्से पर हिलाई, लंबी तलवार को सीधे झटका दिया जब तक कि वो हाथ से फिसल नहीं गई। आरा तब तक हैरान रही जब तक उसकी कलाई सुन्न नहीं हो गई और उसने हैरानी से कहा, क्या तुम राक्षस हो? किमिया की ताकत इतनी जबरदस्त है, मार्शल आर्ट भी सच में इतना मजबूत हो? आरा एक मूल देवता शक्ति थी। ये नहीं कह रहा कि वो अपने साथियों में सबसे अच्छी थी, लेकिन वो ऐसी भी नहीं थी जिसे शुरुआती दौर की मूल देवता शक्ति आसानी से हरा सके। लेकिन आरव ने असल में बस थोड़ा सा हिलाया और अपनी तलवार उड़ा दी। एक बार जब इस आदमी ने सच में कोई चाल चली तो वह कितना डरावना होगा। चाहे वो किमिया हो या मार्शल आर्ट, आरा को हमेशा अपने टैलेंट पर बहुत भरोसा था। वो साधना में बहुत मेहनती नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत अपने साथियों से कहीं ज्यादा थी। आज वो आरव से टकराई। इस नफरत भरे आदमी ने उसके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया, लेकिन आरव को उसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने ठंडे दिमाग से कहा, भागो। आरा ने दांत पीसकर और गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। लो, इसमें 4 मिलियन है, सब तुम्हारे लिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। आउच, मुझे जाने दो, जल्दी से मुझे जाने दो। तुम क्या करने वाले हो? आरव ने सीधे आरा को उठाया और दरवाजे से बाहर चला गया। धमाका। आरव का लड़कियों के प्रति जरा भी दया दिखाने का इरादा नहीं था। उसने सीधे आरा को बाहर फेंक दिया। सारी रिक्वेस्ट पूरी किया जाएगा? हे, सच में बेशर्मी की डींगे हाँक रहा है। ये बूढ़ा इतने सालों से किमिया में डूबा हुआ है और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत नहीं करता। जाकर उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में उनका साइन बोर्ड टूट जाएगा। मिरेकल हैंड पार्लर के सभी रिक्वेस्ट पूरी करने वाले साइन बोर्ड की खबर मुंह फैलते हुए बहुत तेजी से फैल गई। मुरारी ने इस मिरेकल हैंड पार्लर के बारे में बहुत जल्द सुना, लेकिन सभी रिक्वेस्ट पूरी करने वाले साइन बोर्ड के बारे में उसने मजाक उड़ाया। इस दुनिया में सच में कोई ऐसा भी था जिसने सभी रिक्वेस्ट पूरी करने का दावा करने की हिम्मत की थी? मास्टर, नहीं, हमें सच में परवाह करने की जरूरत है। मैंने सुना है कि किसी ने देखा कि वहां के किमियागर ने सच में एक रैंक 3 दिव्य श्रेणी दिव्य गोली को रिफाइन किया है। मैनेजर ने कहा। मुरारी ये सुनकर हंसा और बोला, रैंक 3 दिव्य ग्रेड दिव्य गोली? कुछ ऐसा जो गलत तरीके से फैलाया जाता है। तुम सच में उस पर यकीन करते हो? क्या रैंक 3 दिव्य श्रेणी दिव्य गोलियों को रिफाइन करने वाला कोई इस साउथ सिटी की एक छोटी सी दवा की दुकान के अंदर होगा? लेकिन मैनेजर ने कहा, मास्टर, मैं कहता हूं कि क्या ये वो बच्चा हो सकता है जिसने ताहिर को ठीक किया था? वो मिरेकल हैंड पार्लर नए थंडर क्लब गैंग का धंधा है। मुरारी का चेहरा सख्त हो गया और वो तुरंत बहुत बदसूरत हो गया। ये कहने के बाद ये सच में मुमकिन था। क्या वो बहुत काबिल नहीं है? तो हम एक बड़ा तोहफा भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वो सभी रिक्वेस्ट कैसे पूरी करता है। मुरारी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सनमून गैंग के हेडक्वार्टर में मनीष लांबा और हरिंदर भी इस नए खुले मिरेकल हैंड पार्लर में बहुत इंटरेस्टेड थे। मैंने पहले ही पूछ लिया है। मास्टर मुरारी ने ताहिर को पहले ही मौत की सजा सुना दी थी। ऐसा लगता है जैसे उसे वापस जिंदा कर दिया गया हो। मिरेकल हैंड पार्लर के इस नए लड़के ने मनीष लांबा का एक्सप्रेशन कुछ भद्दा था। ये लड़का जो पता नहीं कहां से आ गया, असल में उनकी अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया। ताहिर छोटेलाल का राइट हैंड मैन था। उसकी मौत थंडर क्लब गैंग के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में ताहिर को कोई बचा लेगा।
और तो और अब तो उसमें बहुत एनर्जी भी थी, तो ये मनीष लांबा को गुस्सा कैसे नहीं दिलाता। हरिंदर मुस्कुराया और बोला, इस लड़के की बातें कितनी ऊंची है। मास्टर मुरारी की बात मत करो, वितरी शहर के मास्टर भी ऐसा साइन बोर्ड लगाने की हिम्मत नहीं करते। मनीष लांबा ने कहा, अरे आखिर में वो अभी भी जवान है। ताहिर को बचाते हुए वो सोचता है कि वो पहले से ही एक किमिया दिव्य चिकित्सक है। ये बच्चा मशहूर होने के लिए पागल हो गया है ना। हरिंदर ने कहा, चूंकि वो मशहूर होना चाहता है तो चलो उसकी मदद करते हैं। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, जिससे एक जानी पहचानी मुस्कान आई। आरा ने आरव को देखा, जो अभी लोगों की नब्ज देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी दिख रही थी। क्या ये लड़का सच में उसकी उम्र का था? वो इतना असरदार कैसे हो सकता है? इन कुछ दिनों में वो आरव के साथ साथ रही, एक छोटा सा मेडिसिन बॉय बन गई, जो प्रिस्क्रिप्शन भरता था और दवाएं रिफाइन करता था। लेकिन असल में उसे कोई शिकायत नहीं थी। पहले मना करने के बावजूद उसके लगातार जिद करने पर आरव आखिरकार उसे रहने देने के लिए मान गया। जैसे ही सभी रिक्वेस्ट पूरी होंगी वाले साइन बोर्ड की खबर फैली, जो मेहमान आए वे जाहिर है। इस बीच जाहिर है कई मुश्किल और दुर्लभ बीमारियां थी, और कई मार्शल आर्टिस्ट भी थे जो बुरी तरह घायल थे और मौत के कगार पर थे। लेकिन आरव के सामने पहुंचने पर उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सका। सभी रिक्वेस्ट पूरी होंगी वाला साइन बोर्ड सच में मजाक नहीं कर रहा था। कम से कम अब तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई थी जो आरव को रोक सके। आरा का अपना किमिया स्टैंडर्ड पहले से ही बहुत ऊंचा था। यहां ज्यादातर सिचुएशन वो सॉल्व कर सकती थी, लेकिन कुछ ही केस ऐसे थे कि वो सच में कुछ भी करने में लाचार थी। हालांकि आरव में किसी भी सड़ी हुई चीज को जादुई में बदलने की पावर थी। अब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसके अलावा मिरेकल हैंड पार्लर में आने वाला हर किसी को आरव लगभग उसे एकदम सही कर सकती थी। आरा ने अपने दिल को छुआ और खुद से पूछा, जिन्हें वो संभाल सकती थी उन्हें भी वो आरव जितना अच्छा नहीं कर सकती थी। नहीं, कहना चाहिए बहुत बुरा। ये आदमी तो इंसान ही नहीं था। कुछ ही दिनों में आरा पहले से ही आरव के काबू में थी। भले ही ये आदमी बहुत डींगे हाँकता था, लेकिन सच में इसमें डींगे हाँकने की काबिलियत है, आरा ने खुद से कहा। छोटी चारू ने आरा को देखा। उसे लगा कि वो अब अपनी यंग मिस को ठीक से पहचान नहीं पा रही है। क्या ये अब भी वही बदतमीज और गुस्सैल यंग मिस थी? इन कुछ दिनों में उसका यंग मिस मास्टर आरव के सामने एक छोटी नौकरानी की तरह अच्छा बर्ताव कर रहा था। अगर मास्टर आरव उसे पूरब जाने के लिए कहते तो वो पश्चिम जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करती। यहां तक कि उस यंग मिस के मालिक में भी उसे काबू करने की इतनी काबिलियत नहीं थी। लेकिन मास्टर आरव सच में बहुत जबरदस्त था। लगता था उस यंग मिस के मालिक से भी ज्यादा जबरदस्त। दफा हो जाओ, सब मेरे लिए दफा हो जाओ। मुझे डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए बाकी सब पीछे भागो। अचानक 3 से 5 हटे-कटे आदमी मिरेकल हैंड पार्लर में घुस आए और सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। धमाका। आगे चल रहे हटे-कटे आदमी ने सीधे टेबल पर हाथ मारा, जिससे टेबल चकनाचूर हो गई और उसने जोश से कहा, बच्चा, पहले हमें देखो। आरव की आंखें अभी बंद थी। वो किसी की नब्ज देख रहा था। उसने अपनी पलकें भी नहीं उठाई और बेपरवाही से कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, जाओ यहां से। वो हटा-कट्टा आदमी हैरान रह गया और बोला, कमीने, तुमने तो अपनी आंखें भी नहीं खोली। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? क्या तुम सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने का दावा नहीं करते? क्यों? ये लोगों को धोखा देना है। मैं अभी तुम्हारा साइन बोर्ड तोड़ दूंगा। तुमसे लोगों को धोखा देने के लिए कौन कहता है? आरव ने फिर भी बिना हड़बड़ी के कहा, मूर्खों की मूर्खता ठीक नहीं हो सकती, बस नया जन्म होता है। हाँ, आरव की बातों ने सबको तुरंत गुदगुदाया। उस हटे-कटे आदमी का चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाया, अपने इस दादाजी के लिए चुप हो जाओ, जो फिर से हंसने की हिम्मत करेगा। तुम्हारे इस पापा तुम्हें कभी जोर से हंसने लायक नहीं छोड़ेंगे। सबके चेहरे बदल गए। सबने समझदारी से अपने मुंह बंद कर लिए। सबने पहचान लिया कि ये हटा-कट्टा आदमी कौन है। वो सिल्वर फेदर गैंग का छठा मुखिया ललित राणा था। एक ऐसा आदमी जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता था। अगर उसने लोगों को मारने के लिए कहा था तो ये कभी किसी के साथ मजाक नहीं था। बच्चे, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? ललित राणा ने आरव की तरफ इशारा किया, जो पहले से ही अपनी नाक तक पहुंच रहा था। आरव ने शांति से कहा, तुम कौन हो इसकी परवाह नहीं किया जाएगा। पीछे जाओ और लाइन में लग जाओ। जो लोग यहां परेशानी खड़ी करते हैं उनका बिना किसी छूट के कोई इलाज नहीं है। ललित राणा गुस्से से पागल होने ही वाले थे कि तभी बाहर से एक भारी भरकम आदमी अंदर आ गया। ललित राणा, तुमने हमारे थंडर क्लब गैंग के इलाके में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी खत्म नहीं कर दूंगा? यह भारी भरकम आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रपाल ही था। उसने सुना कि ललित राणा बहुत जल्दी में मिरेकल हैंड पार्लर आया है
और वो तुरंत लोगों को लेकर वहां पहुंच गया। ललित राणा की आंखें घूम गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह राणा कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा है। इस दादाजी ने आज डॉक्टर को दिखाने आए थे। मेरा एक भाई है जिसे एक अजीब बीमारी हो गई है जो किसी भी तरह ठीक नहीं हो सकती। जब हमने सुना कि ये मिरेकल हैंड पार्लर सबकी अनुरोध लेगा तो हम डॉक्टर को दिखाने आए। जैसे ही चंद्रपाल ने यह सुना, उसकी भौहें अनायासी सिकुड़ गई और उसने ललित राणा के लाए स्ट्रेचर की तरफ देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी स्ट्रेचर पर लेटा था। उसका रंग मोम जैसा था, दोनों आंखें गहरी धंसी हुई थी। वह मरने वाला था। उसके दिल में साफ था, यह आदमी पक्का मुसीबत मोल लेने आया था। इस बीमारी का इलाज शायद इतना आसान नहीं होगा। तो ये वही है? चंद्रपाल ने टूटी हुई टेबल की तरफ इशारा करते हुए गहरी आवाज में कहा। ललित राणा ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ यही है। इतना कहते ही राणा नामक उस व्यक्ति ने सीधे मुड़ा और कहा, डॉक्टर आरव, मैं थोड़ा अपने भाई की सुरक्षा की चिंता में थी और मैं थोड़ा परेशान था। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, डॉक्टर को दिखाना है, लाइन में लग जाओ। नहीं दिखाना है तो दफा हो जाओ। ललित राणा ने ठंडी आवाज में कहा, आगे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मेरा भाई मर जाए तो क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? आरव ने बिना किसी परवाह के कहा, अगर वो मर गया तो मर गया, मुझे इससे क्या लेना देना? मेरा इलाका है, मैं फैसला करता हूं। लाइन में लगना यहां मेरा नियम है, तुम अभी दफा हो सकते हो। ललित राणा के हाव भाव कुछ बार बदले। आखिर में उसने ठंडी सांस ली और बात मानते हुए लाइन में लगने के लिए पीछे चला गया। बॉस ने साफ कर दिया, जरूरी बात साइन बोर्ड तोड़ना है, परेशानी खड़ी करना नहीं। सिल्वर फेदर गैंग का मुखिया प्रधान के शब्दों में, जब उन्होंने सभी अनुरोध पूरे किए जाएंगे साइन बोर्ड लगाने की हिम्मत की है तो उन्हें मौसम की मार झेलने में भी काबिल होना चाहिए। स्ट्रेचर पर पड़ा वो आदमी वो बड़ा तोहफा था जिसे बॉस ने ध्यान से तैयार किया था। जब चंद्रपाल ने ललित राणा को पीछे हटते देखा तो उसे और भी बुरा अंदाजा हो गया था। ललित राणा का गुस्सा भी उसके जैसा ही था। दोनों ही बेसब्र और गुस्सैल टाइप के थे। आमतौर पर वे बहुत पहले ही मारपीट पर उतर आते। कुछ अजीब जरूर होगा अगर चीजें इतनी अजीब हो। स्ट्रेचर पर पड़े उस आदमी का इलाज करना शायद आसान नहीं था। चंद्रपाल ने थोड़ी चिंता से आरव की तरफ देखा और पाया कि आरव का एक्सप्रेशन नॉर्मल था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भले ही उसे आरव पर बहुत भरोसा था। एक किमियागर के लिए कुछ चीजों को न जानना बिल्कुल नॉर्मल था। एक अजीब और मुश्किल बीमारी का इलाज करने का मतलब यह नहीं था कि वो सबसे ताकतवर था। आरव का ताहिर को ठीक कर पाना, इसका मतलब यह नहीं था कि वो सबका इलाज कर सकता था। आरव के इस साइन बोर्ड को टांगने के बारे में चंद्रपाल अब भी मन ही मन असहमत था। सिर्फ वही नहीं, उनके बॉस समेत सभी लोग काफी परेशान थे। आखिरकार एक बार ये साइन बोर्ड टांग दिया गया तो वे किसे नाराज करेंगे? ये एक या दो लोग नहीं होंगे, ज्यादातर पूरा साउथ सिटी, यहां तक कि पूरे इंपीरियल सिटी के किमियागर भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लड़की आरा, जाओ और इस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक मेडिसिनल सूप बनाओ और उसे पिलाओ। आरव ने लापरवाही से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और आरा को जाकर काम करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, आरा उत्साह से उठी और आरव के हाथों से प्रिस्क्रिप्शन लिया और वो दवा उबालने लगी। जब सबने ये सीन देखा तो वे बहुत ज्यादा हैरान हुए बिना नहीं रह सके। ये लड़की एक मिडिल स्टेज मूल देवता शक्ति थी जिसे असल में मास्टर आरव ने ऑर्डर दिया था। लड़की का लुक देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी इसका मजा ले रही थी। कुछ दिनों बाद भी आरा के स्टैंडर्ड को आरव की पहचान मिल गई। थोड़ी जल्दबाज होने के बावजूद वो सच में एक अच्छी बच्ची थी जिसकी समझ बहुत ऊंची थी। अपनी मिडिल रैंक 3 स्टार किमिया देवता वाली हैसियत से दवा बनाना, जाहिर है टैलेंटेड लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए बर्बाद करना था। अगला, आरव ने बेपरवाही से कहा। इसी समय लोगों का एक और ग्रुप आ गया। लोगों के इस ग्रुप को देखकर चंद्रपाल की भौहें और भी तन गई। सनमून गैंग का 5वां मुखिया अदनान आया था। इन लोगों के पीछे एक बेवकूफ दिखने वाले नौजवान को लाया गया जिसके मुंह से लार टपक रही थी। इस बेवकूफ को देखकर चंद्रपाल का दिल अचानक बैठ गया। उसने इस बेवकूफ को पहचान लिया। वो सनमून गैंग के असर वाले इलाके में बेदी परिवार का सबसे बड़ा बेटा परेश बेदी था। जन्म से ही परेश अब तक एक बेवकूफ था। देवता क्षेत्र के बड़े लोगों के बच्चों में बेवकूफ कम ही दिखते हैं, लेकिन परेश तो एक बेवकूफ था क्योंकि बेदी परिवार के मुखिया का सिर्फ यही एक बेटा था। इसलिए इस बेटे की दिमागी कमजोरी का इलाज करने के लिए उसने जो दिव्य सार पत्थर खर्च किए वे बहुत ज्यादा थे। बाहरी शहरों के बड़े किमियागर, जिनमें मास्टर मुरारी भी शामिल थे, सभी ने पहले परेश का इलाज किया था, लेकिन वे सब लाचार थे। कहा जाता है कि परेश अपनी दिव्य आत्मा के कमी साथ पैदा हुआ था और इसीलिए उसकी बुद्धि का लेवल कम था। लेकिन जनजात दिव्य आत्मा की कमी ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे सभी किमियागर को उबरना मुश्किल लगता था।
इसका इलाज इतना आसान कैसे हो सकता है? मुरारी को भूल जाओ। अगर कोई 4 स्टार कीमिया देवता भी आ जाए तो वे भी लाचार हो जाएंगे। चंद्रपाल का चेहरा उतर गया और उसने कहा, अदनान, तुम भी आकर परेशानी खड़ी करना चाहते हो? लेकिन अदनान ललित राणा की जल्दबाजीपन से अलग था और मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या कह रहे हो? ये मिरेकल हैंड पार्लर अब फेमस हो गया है। मैं युवा मास्टर परेश को डॉक्टर के पास ले आया हूं। इसे परेशानी खड़ी करने वाला कैसे कहा जा सकता है? लेकिन अगर ये तुम्हारी सारी अनुरोध पूरे किए जाएंगे, तुम्हारा ये साइन बोर्ड नकली है, तो हर कोई इसे मान भी नहीं पाएगा, है ना? उसने जो ये कार्ड खेला, जिसमें ललित राणा का पहले का भी शामिल था, उससे सभी का मजाक उड़ाया गया। चंद्रपाल ने दांत पीसते हुए कहा, अदनान, तुम यहां साफ तौर पर गलती ढूंढ रहे हो। परेश अपनी दिव्य आत्मा के साथ अधूरा पैदा हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं है। तुम उसे यहां लाए हो, ये गलत इरादे नहीं तो और क्या है? अदनान के मुंह के कोने थोड़े मुड़े और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रपाल, मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या कहा। सारी रिक्वेस्ट पूरे किए जाएंगे। ये 4 शब्द क्या ये मजे के लिए कहे गए हैं? अब हमारे पास मास्टर आरव के लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या उन्हें इसे जरूर मानना चाहिए, या ऐसा है कि तुम्हारे मिरेकल हैंड पार्लर का साइन बोर्ड सबको धोखा दे रहा है? चंद्रपाल का गला रुंध गया। अदनान ने जो कहा उससे वो चुप हो गया। उसे अभी लग रहा था कि आरव यहां बस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसी पट्टिका लगाना क्या लोगों को कुछ करने का कारण नहीं दे रहा था? वो अभी जवाब देने का कोई तरीका सोच भी नहीं पाया था कि लोगों की एक और भीड़ आ गई। यो, आज इस छोटी सी दवा की दुकान पर बहुत भीड़ है, सामने वाले ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। ये आदमी, चंद्रपाल भी उसे जानता था। उसका नाम रामकरण वर्मा था और देई हॉल के साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता था। रामकरण जिस आदमी को लाए थे, उसे देखकर चंद्रपाल का चेहरा बहुत उदास था। ये आदमी पक्का मुरारी की तरफ से आया था। मुरारी का एक्शन लेना दूसरे लोगों के एक्शन लेने से अलग था। वो खुद सबसे ऊंचे 3 स्टार कीमिया देवता थे। वो कीमिया से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। कौन सी बीमारी का इलाज आसान है, कौन सी बीमारी का इलाज आसान नहीं है, वो सब कुछ साफ साफ जानते थे। ये आदमी जिसे रामकरण लाए थे, चंद्रपाल उसे भी जानता था। वो रामकरण वर्मा का भतीजा था, जिसका नाम राहुल वर्मा था। कुछ साल पहले राहुल वर्मा खजाने की तलाश में एक रहस्यमयी दुनिया में गया था और बाल बाल बचा था। लेकिन तब से न सिर्फ उसकी साधना पूरी तरह चली गई, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी आत्मा भी चली गई हो और वो एक चलती फिरती लाश बन गया हो। रामकरण वर्मा अपने इस भतीजे को बहुत मानता था। वो पहले भी राहुल वर्मा के लिए मुरारी को ढूंढने ले गया था, लेकिन मुरारी को उसकी परेशानी का कारण पता नहीं चला। बाद में मुरारी ने दूसरे वेस्ट सिटी और नॉर्थ सिटी के कीमिया एक्सपर्ट्स को भी देखने के लिए बुलाया। किसी को कोई परेशानी नहीं मिली, इसलिए यह मामला काफी सालों तक खिंचता रहा। चंद्रपाल के दिल में नफरत भरी हुई थी। उनके थंडरक्लैप गैंग ने भी मास्टर मुरारी को नाराज किया। उनके पास बस सेकंड ब्रदर को बचाने के लिए आरव थे। क्या ऐसा होने की जरूरत थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें सेकंड ब्रदर को मरते हुए चुपचाप देखना पड़ा? ये मास्टर मुरारी असल में जलन की वजह से उनसे इतनी नफरत करता था। इससे चंद्रपाल बहुत नाराज हो गया। उन्होंने इन कुछ सालों में मुरारी के लिए बेटे जैसा सम्मान दिखाने के लिए काफी दिव्यसार के पत्थर खर्च किए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक एक पल में ही दुश्मनी कर लेगा। और तो और, क्या इन लोगों के झुंड ने आज एक साथ आकर मुसीबत मोल लेने का अपॉइंटमेंट लिया था? चंद्रपाल इन सभी लोगों को भगा देना चाहता था। उसने आरव को गौर से देखा, लेकिन उसे पता चला कि आरव बहुत खोया हुआ था और उसे इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अरे, ये मास्टर आरव है, सच में हीरो जवान होते हैं, सबकी रिक्वेस्ट मानेंगे। हे, इंप्रेसिव, इंप्रेसिव, रामकरण वर्मा ने मजे से कहा। कोई भी इन शब्दों में मजाक समझ सकता था। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। हेवनली फ्रेग्रेंस पार्लर, 5 फ्लेवर पेवेलियन वगैरह साउथ सिटी की मशहूर बड़ी दवा की दुकानों ने लोगों को भेजा। कुछ लोग दवाइयां ढूंढ रहे थे, कुछ बीमारियों का इलाज कर रहे थे, लेकिन बिना किसी शक के वे सभी बहुत मुश्किल, अजीब और उलझी हुई बीमारियां थी। ये बड़ी दवाई दुकान तीनों बड़े परिवारों के कंट्रोल में थी। उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। भले ही उनके मुख्य कीमियागर मुरारी जितने असरदार नहीं थे, लेकिन वे भी उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग इस पर राजी हो गए थे। सभी मिरेकल हैंड पार्लर में इकट्ठा हो रहे थे। साफ है, आरव की इस सभी रिक्वेस्ट पूरे किए जाएंगे से लोगों का गुस्सा भड़क गया था। जब चंद्रपाल ने यह सीन देखा तो उसके सिर में दर्द होने लगा। दरवाजा खोलकर काम करते हुए उसके पास लोगों को भगाने का कोई कारण नहीं था। ये मास्टर आरव क्या कर रहा है? ये पूरी तरह से गुस्सा दिला रहा है। थंडरक्लैप गैंग भविष्य में साउथ सिटी में कैसे गुजारा करेगा? चंद्रपाल तो मानो पागल हो रहा था, लेकिन किनारे खड़ी आरा ये नजारा बड़े मजे से देख रही थी।
उसकी खूबसूरत आंखें आरव को घूर रही थी। वो देखना चाहती थी कि वो क्या करेगा। डेई हॉल में मुरारी वहां पूरे समय से खबर का इंतजार कर रहा था। मिरेकल हैंड पार्लर की हालत के बारे में सुनकर मुरारी खुश हो गया। इस बूढ़े आदमी को इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बच्चे ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि वो आज ये गंदगी कैसे साफ करता है, मुरारी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर भी इस समय की स्थिति से बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि साउथ सिटी की 6 बड़ी ताकतों, 3 बड़े परिवारों और 2 बड़े गैंग्स में से सभी ने एक छोटे से मिरेकल हैंड पार्लर के खिलाफ चाल चली। लेकिन यह सोचकर मैनेजर को भी आराम महसूस हुआ। यह बदमाश बहुत घमंडी था। सभी रिक्वेस्ट पूरे किए जाएंगे कि तख्ती टांगने पर अड़ा हुआ था। क्या यह लड़ाई के लिए नहीं था? मास्टर ने इस बार एक खतरनाक चाल चली। वो राहुल वर्मा की बीमारी 4 स्टार किमिया देवता भी लाचार है। अगर उस लड़के को बचाया जा सका तो यह बहुत अजीब होगा, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुरारी मुस्कुराया और बोला, हे, वो बच्चा बहुत घमंडी है। मैं उसे सिखा रहा हूं कि कैसे बर्ताव करना है। ये हेवनस्पैन दुनिया बहुत बड़ा है। वो बस कुछ ही दिन जिया है। उसने जो बीमारियां नहीं देखी है वे इतनी ज्यादा है कि वो इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत नहीं कर सकता। चंद्रपाल को जो बातें पता थी वे बस थोड़ी सी थी। उस समय जब मुरारी ने रामकरण वर्मा से वादा किया था तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके रामकरण वर्मा से अच्छे रिश्ते थे, बल्कि इसलिए भी कि उस समय उसका जिद्दी गुस्सा भड़क गया था और वो इस मुश्किल रुकावट को पार करने की जिद कर रहा था। किमिया अगर सभी थोड़े जिद्दी थे, मुरारी भी कोई अलग नहीं था। ऐसा लक्षण जो मुश्किल से मिलता है, मुरारी स्वाभाविक रूप से इससे उबरना चाहता था। राहुल वर्मा के लिए मुरारी ने उसे भीतरी शहर के पिल टावर में लाने में भी जरा भी संकोच नहीं किया। अपने मालिक से मदद मांगी। आखिर में उसे अभी भी उसकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। मुरारी के मालिक पिल टावर के 4 सितारा किमिया देवता थे। वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। तो क्या यह बच्चा कर सकता था? उसे पीट पीट कर मार डालने पर भी यकीन नहीं होता। इस समय भीतरी शहर के पिल टावर में एक भोला भाला बूढ़ा आदमी एक जवान आदमी को लेक्चर दे रहा था। तुम्हारी छोटी बहन की खबर पहले ही पता चल गई है। वो अभी साउथ सिटी की सिनेमन स्ट्रीट पर है। तुम जाओ और उसे वापस ले आओ, बूढ़े आदमी ने कहा। उस लड़के के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और उसने झुककर कहा, मास्टर शंभूजी, मेरी बहन बहुत शरारती है और उसने मास्टर को परेशान किया है। उस शंभूजी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बहन हर चीज में ठीक है, वो बस थोड़ी ज्यादा ही घमंडी है। उसका किमिया टैलेंट सच में बेमिसाल है, लेकिन यह रास्ता सिर्फ टैलेंट से तय नहीं हो सकता। दूसरों का टैलेंट उससे कम है, लेकिन दूसरे उससे ज्यादा मेहनती है। लड़के को बहुत पसीना आया और उसने कहा, मास्टर ने सही कहा, इस बार उसे वापस पकड़कर मैं उसे जरूर अच्छे से डिसिप्लिन में रखूंगा। शंभूजी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की की पर्सनैलिटी तुम जानते हो। तुम उसके साथ जितने जिद्दी होगे वो तुम्हारे साथ उतनी ही जिद्दी होगी। तुम्हें उसे जबरदस्ती वापस लाने की जरूरत नहीं है। उसे बाहर थोड़ी तकलीफ सहने दो, ये उसके लिए अच्छा हो सकता है। पिल टावर का कंपटीशन शुरू होने वाला है। तुम बस उसे कंपटीशन से पहले वापस ले आओ और बस हो जाएगा। लड़के ने झुककर कहा, हाँ। मिरेकल हैंड पार्लर के अंदर आरव की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की स्पीड बहुत तेज थी। ललित राणा, अदनान और बाकी लोग पहले ही बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों के एक्सप्रेशन कुछ अलग थे जब वे अभी आए थे। उनके सामने लाइन में लगे लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि दवा का असर होते ही उनके सिम्टम गायब हो गए और जिन लोगों ने गोलियां मांगी थी उन्हें जो मिली वे असल में दिव्य श्रेणी मेडिसिनल पिल थी। दिव्य श्रेणी, भले ही आरव ने आज जो रिफाइन किया वो कोई बहुत मुश्किल से रिफाइन होने वाली दवा की गोलियां नहीं थी। दिव्य श्रेणी दवा की गोलियां, लेकिन ये अपने आप में कई दिक्कतों का इशारा था। इस आदमी में सच में काबिलियत थी, लेकिन बहुत जल्द ललित राणा और अदनान को आराम महसूस हुआ। ताहिर को वापस जिंदा करने के लिए आरव की ताकत वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि वे आज यहां मुसीबत जरूर ला पाएंगे। 3 बड़े परिवारों और 2 बड़े गैंग ने आज जो कुछ भी यहां भेजा था वो साउथ सिटी की मशहूर मुश्किल और अजीब बीमारियां थी। साउथ सिटी के कई बड़े किमिया देवता भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए। आखिर में ललित राणा की बारी थी। आरव ने ठंडे दिमाग से कहा, इसे ले आओ। ललित राणा ने हाथ का इशारा किया और लोगों को आरव के सामने ले जाने का ऑर्डर दिया। बच्चे, अगर मेरे भाई के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में देरी हुई तो मैं तुम्हारी ये दुकान तोड़ दूंगा, ललित राणा ने उसे धमकी दी। जैसे ही चंद्रपाल ने सुना वो भड़क गया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम बस एक चाल चलकर देखो। क्या तुम सच में मानते हो कि मेरे थंडरक्लाप गैंग में कोई नहीं है? लेकिन ललित राणा ने बेपरवाही से कहा, जब मैं उस आदमी को लाया हूं तो उसकी जान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वो मर जाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सभी अनुरोध पूरे किए जाएंगे। साइन बोर्ड एक दिखावा है। मैं इसे क्यों नहीं तोड़ सकता?
यह सुनकर चंद्रपाल का गला रुंध गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, मास्टर आरव ने अभी तक उसका इलाज नहीं किया है। जाहिर है यह मायने नहीं रखता। ललित राणा, अगर तुमने मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो क्या तुम मानते हो कि तुम आज सिनेमन स्ट्रीट से बाहर निकल सकते? ललित राणा ने सीधे एक दिव्य कलाकृति निकाली और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पिता को इस पर विश्वास नहीं है। तुम मेरा क्या कर सकते हो? बाकी लोग भी उन दोनों लोगों को खुशी से लड़ते हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वहां मौजूद सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि मिरेकल हैंड पार्लर अपनी दुकान बंद कर दे। वे स्वाभाविक रूप से ललित राणा के पक्ष में खड़े थे। इसके अलावा 3 बड़े परिवारों और 2 बड़े गैंग के एक साथ बाहर निकलने से भी काफी लोग उन्हें घेर कर देखने लगे। आमतौर पर ये लोग बहुत पहले ही गुस्सा हो जाते और सबको भगा देते, लेकिन आज वे मिरेकल हैंड पार्लर को बेइज्जत होते देखना चाहते थे। फिफ्थ हेड, ये तुम्हारी गलती है। जब वो अंदर आया तो तुम लोगों को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। हाँ, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तुम किसी भी दवा की दुकान पर जाओ, जब वो आदमी दरवाजे से अंदर आता है तो उसे ठीक करना या मारना सब किमियागर के लेवल की बात है। ये आदमी तो ऐसा लग रहा है कि पहले ही नहीं आ सकता। तुम लोग फिर भी चाहते थे कि वो लाइन में लगे। क्या इससे लोगों को नुकसान नहीं हो रहा? देखने वाले भी कुछ कहने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जब तक कि चंद्रपाल गुस्से से आगा बुला नहीं हो गया। ठीक है, उसे ले जाओ। तभी आरव अचानक बोल पड़ा। सब हैरान रह गए। अदनान, रामकरण वर्मा और बाकी लोगों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इतनी जल्दी हल हो गया? यह आदमी तो पक्का फ्रॉड था। हाँ भाइयों, मेरे लिए तोड़ो, जोर से तोड़ो। बस इतना ही लेवल, फिर भी सारी रिक्वेस्ट मानोगे? खाली नजरों से देखने के बाद ललित राणा जोर से हंसा और तुरंत अपने सबॉर्डिनेट्स को सीन बनाने का ऑर्डर दिया। तुम्हारी हिम्मत? तभी एक सुंदर सी लड़की हिम्मत करके आगे बढ़ी और ललित राणा के सामने खड़ी हो गई। ये लड़की कहां से आ गई? अब और जीना नहीं चाहती? तुम लोग उसे बचाने में फेल हो गए और अभी भी हमें दुकान नहीं तोड़ने दे रहे? ललित राणा ने गुस्से से आरा को घूरा और दहाड़ा, लेकिन आरा बिल्कुल बेखौफ थी और उसने नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो, वो तो ठीक हो गया है। दुकान तोड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या काबिलियत है? सब एक बार फिर हैरान हो गए। ललित राणा जोर से हंसते हुए बोला, ठीक हो गया? वो अभी भी पड़ा है। जब ललित राणा जोर से हंस रहा था तो स्ट्रेचर पर पड़े उस अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और असल में खुद उठ गया। जब सबने ये सीन देखा तो सब हैरानी से अपनी जीभ चटकाने लगे। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे का मोम जैसा रंग गायब हो गया। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे कोई खतरा नहीं है। ये यहां क्या हो रहा है? भाड़ में जाए, ये भी बहुत जादुई है। बस कुछ ही पल में उसने उस आदमी को ठीक कर दिया। ये मास्टर आरव सच में घमंड नहीं करता। उसके तरीके तो बस कमाल के हैं। सबके चेहरों पर हैरानी के भाव थे, चाहे कुछ भी हो। ललित राणा के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। अब जाकर उसे समझ आया कि आरव का मतलब था कि वो इंसान ठीक हो गया है और उसे ले जाया जा सकता है, न कि ठीक नहीं किया जा सकता और उसे ले जाया जा सकता है। ये तो बहुत बकवास थी। एक बीमारी जो साउथ सिटी की आधी से ज्यादा दवा की दुकानों में घूमने के बाद भी ठीक नहीं हुई, लेकिन यहां आकर कुछ वाक्य बोलने में ही ठीक हो गई। 60 लाख दिव्य सार पत्थर दे दो, आरव ने बेपरवाही से कहा। उसे ललित राणा की हैरानी से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही ये शब्द निकले, चेन ब्लाउ की आंखें चौड़ी हो गई। 60 लाख? तुमने बस यूं ही थोड़ा सा खेला और ये 7 लाख हो गया? तुम पैसे लूट रहे हो, ललित राणा ने हैरानी से कहा। आरव ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बेवकूफ देख रहा हो और ठंडे दिमाग से कहा, यूं ही थोड़ा खेला तो क्यों ना मैं ये चीज उसके लिए वापस रख दूं। देखो तुम इसे बाहर निकाल सकते हो या नहीं। बात करते हुए आरव ने अपनी हथेली आगे की। उसकी हथेली पर एक ट्रांसपेरेंट छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। आरव ने इस छोटे से कीड़े पर एक बाधा लगा दी, जिससे वो भाग नहीं सका। वो छोटा सा कीड़ा रो के अंदर हर जगह बेतरतीब ढंग से टकरा रहा था। जब सबने देखा तो ठंडी सांस ली। आरा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस कीड़े का नाम है मीरियड कॉर्प्स टेंडन बाइटिंग वर्म, जो कुछ पुराने पावर हाउस या पुरानी कब्रों के अंदर छिपा होता है। इसे मार्शल आर्टिस्ट के मेरिडियन खाना सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा एक बार जब ये मेरिडियन में घुस जाता है तो ये हड्डियों में कीड़े जैसा हो जाता है। इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। पूरे बाहरी शहर में मास्टर आरव के अलावा कोई भी इसे नहीं बचा सकता। एक जिंदगी खरीदने के लिए 60 लाख, और तुम्हें ये अभी भी महंगा लग रहा है? आरव ने आरा को देखा। वो हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की सच में इतनी जानकार होगी। उसने अभी अभी धूलिन का इंट्रोडक्शन सुना था, इससे पहले कि उसे पता चलता कि इस चीज को मीरियड कॉर्प्स टेंडन बाइटिंग वर्म भी कहते हैं। असल में आरा आरव से भी ज्यादा हैरान थी, जबकि वह इस मीरियड कॉर्प्स टेंडन बाइटिंग वर्म के बारे में जानती थी। वो ये भी जानती थी कि यह बहुत परेशानी वाला है।
अगर उसका मालिक कर भी ले तो शायद उसमें इस चीज को बाहर निकालने का कॉन्फिडेंस न हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव ने उस इंसान के शरीर पर बस कुछ बार दबाया और उसने ये चीज बाहर निकाल दी। इस लेवल की स्किल तो सोच से भी परे थी। ललित राणा के एक्सप्रेशन बार बार बदले और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मैंने अपनी बुरी किस्मत मान ली है। बेनू, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए तुम खुद ही पैसे दो। बेनू ने गुस्से से कहा, मेरे पास इतने सारे डिवाइन एसेंस स्टोन नहीं है। ललित राणा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो ये मेरा कोई काम नहीं है, चलो चले। ललित राणा ने जोर से हाथ हिलाया और लोगों को ले जाने ही वाला था, लेकिन आरव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम उसे डॉक्टर के पास ले आए तो जाहिर है कि तुम्हें ही पैसे देने होंगे। छी। ललित राणा ठंडे स्वर में हंसा और बोला, तुम्हारे ये पिता पैसा नहीं देगा, तुम मेरा क्या कर सकते हो? आरव ने अचानक एक जोरदार मुक्का मारा। बस ये मुक्का ललित राणा की नजर में कछुए जैसा था। बस एक शुरुआती स्टेज मूल देवता शक्ति, उसने भी उसके खिलाफ जोर लगाने की हिम्मत की। उसने भी एक मुक्का जमाया और आरव की तरफ जोर से मारा। उसका ये मुक्का जबरदस्त और भारी था। भले ही ये आरव को मार न सका, लेकिन उसके लिए चबाने के लिए काफी था। अदनान और बाकी लोग भी आरव को घमंड से देखने लगे। उन्हें साफ लग रहा था कि आरव अपनी काबिलियत को थोड़ा ज्यादा समझ रहा है। लेकिन चंद्रपाल के होंठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने पहले भी आरव के साथ मुक्के मारे थे और आरव के अजीब मूवमेंट टेक्निक को जानता था। धमाका। जैसे ही दोनों मुक्के एक दूसरे को काटने वाले थे, आरव का मुक्का अजीब तरह से गायब हो गया और सीधे ललित राणा के चेहरे के सामने आ गया। उसे उड़ाते हुए उसका शरीर उड़ गया। ये मुक्का सीधे ललित राणा के चेहरे पर लगा, जब तक कि वो ताजे खून से लथपथ नहीं हो गया और वो कुछ देर तक होश में नहीं आया। चंद्रपाल, इस आदमी को पकड़ो। उनके मुखिया प्रधान को इसे छुड़ाने के लिए दिव्य सार पत्थर लाने दो, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। चंद्रपाल के चेहरे पर उत्साह था और वो तुरंत आगे बढ़ा और ललित राणा के दिव्य समुद्र को सील कर दिया, उसे पकड़ने के लिए। सब लोग ये नजारा बहुत हैरानी से देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि उनकी नजर कमजोर तो नहीं हो रही है। शुरुआती दौर के मूल देवता शक्ति ने आखिरी दौर के मूल देवता शक्ति को एक मुक्के से चौंका दिया। ये मास्टर आरव ऐसा था जिसने अपना असली रूप नहीं दिखाया। जब तक ललित राणा ने कुछ किया, तब तक उसे चंद्रपाल ने पहले ही रोक लिया था। उसे आखिरकार थोड़ी घबराहट महसूस हुई। मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे चुका दूंगा। ललित राणा के दिल में खून दौड़ रहा था। शुरू में उसने सोचा था कि यह लगभग पक्का सफल मिशन है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब यह सच में ऐसा हो जाएगा। उस बच्चे ने अभी क्या किया? उसकी मुट्ठी अचानक क्यों गायब हो गई? आरव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने ठंडे दिमाग से कहा, जिनके पास पैसे नहीं है वे चले जाएं। मैं यहां कोई चैरिटी हॉल नहीं चला रहा हूं। बगल में खड़े सनमुन गैंग का अदनान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और एक मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी, क्या ये सिर्फ 60 लाख दिव्य सार पत्थर नहीं है? हमारे यंग मास्टर परेश के पिता बॉस बेदी के पास बहुत पैसा है। रामकरण वर्मा ने भी कहा, सिर्फ 60 लाख, इसे महंगा नहीं माना जाता। आरव ने उन पर एक नजर डाली और कहा, यह जन्मजात अधूरा आत्मा वाला पेशेंट के लिए दिव्य सार पत्थर 2 करोड़ का है। ये लड़का डी हॉल की तरफ से है ना? 5 करोड़। और उस तरफ वे क्रमशः 1 करोड़ और 1.3 करोड़ है। जो लोग डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं वे दिव्य सार पत्थर तैयार रखें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कृपया चले जाएं। हिस। आसपास और देख रहे लोगों को यह सुनकर ठंड लग गई। डॉक्टर को दिखाने के लिए 5 करोड़ चाहिए। 5 करोड़ एक मूल देवता शक्ति के लिए बस एक बहुत बड़ी रकम थी। जब बॉस बेदी ने 2 करोड़ की कीमत सुनी तो वो भी दर्द से करा उठा। ये लगभग उसकी सारी संपत्ति थी। लेकिन उसने अपने दिल को संभाला और कहा, जब तक मास्टर आरव मेरे बेटे को बचा सकते हैं तब तक 2 करोड़ ही सही। हेवनली फ्रेग्रेंस पार्लर और 5 फ्लेवर पेवेलियन ने इस पर सोचा और मान भी गए। बस इतना था कि 5 करोड़ की कीमत ने रामकरण वर्मा को डरा दिया। अगर वो खुद को बेच भी देता तो भी इतने पैसे नहीं निकाल पाता। लेकिन आरव को उसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने सीधे कुलपति बेदी से कहा, तुम जाकर पहले पैसे जमा करो, मुझे तुम्हारे बेटे को देखने दो। कुलपति बेदी बस मानने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अदनान को यह कहते सुना, रुको, 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। अगर कुलपति बेदी पैसे जमा कर भी देते हैं, लेकिन तुम यंग मास्टर परेश की बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो क्या होगा? आरव ने उसे ठंडी नजर से देखा और ठंडेपन से कहा, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? अदनान का गला अचानक भर आया। एक किमियागर से सवाल करना ये एक बड़ा टैबू था। क्योंकि वे एक डॉक्टर को दिखाने आए थे तो उन्हें जाहिर है कि दूसरी पार्टी पर भरोसा करना ही था। लेकिन जब बॉस बेदी ने सिचुएशन देखी तो उसने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर आरव, इलाज करने में हिचकिचाओ मत, मैं अभी जाकर पैसे जमा करता हूं। बात खत्म करके बॉस बेदी सीधे मुड़े और बाहर चले गए।
आरव के परेश को अंदर के हॉल में लाने के बाद लॉबी में तुरंत ही चर्चाओं का माहौल बन गया। हे भगवान, ये कंसल्टेशन भी बहुत महंगा है ना? ये तो एक परिवार की किस्मत बर्बाद कर रहा है। तुम क्या समझते हो? मास्टर आरव उन्हें यहां नीचा दिखा रहे हैं। ये लोग साफ तौर पर यहां सीन बनाने आए हैं। उनकी फीस तो जाहिर है ज्यादा होगी। बिल्कुल नहीं। ये कुछ ग्रुप्स जो लाए हैं वे साउथ सिटी की सभी मशहूर मुश्किल और अजीब बीमारियां हैं। अगर इसका इलाज इतना आसान होता तो इसका इलाज बहुत पहले हो चुका होता। लगभग 4 घंटे बाद आरव परेश को अंदर के हॉल से बाहर ले आया। अब आरव की नजरें हैरानी से भरी थी। साफ है, अंदर के हॉल में जो कुछ भी हुआ उसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। पिता, परेश ने कांपते हुए स्वर में बॉस बेदी को आवाज दी। बॉस बेदी का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए। उनका बेटा सच में ठीक हो गया था। इस समय परेश की आंखें चमक रही थी, पहले वाली बेवकूफी भरी नजर से बिल्कुल अलग। परेश, तुम सच में ठीक हो? बॉस बेदी को अब तक इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई थी। परेश ने सिर हिलाया और कहा, मास्टर आरव सच में भगवान जैसे हैं। उन्होंने मेरी दिव्य आत्मा की भरपाई कर दी है। ये बच्चा अब किसी आम इंसान से अलग नहीं है। अच्छा, सच में बहुत बढ़िया। कुलपति बेदी के बूढ़े चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उनकी बहुत पुरानी इच्छा आखिरकार इस पल पूरी हुई। परेश की दिव्य आत्मा अधूरी थी, लेकिन इन कुछ सालों की उनकी यादें अभी भी मौजूद थी। पिता और बेटे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोए, जिससे सबने कुछ खामोश आंसू बहाए। वे सभी जानते थे कि कुलपति बेदी ने आज के लिए कितनी मेहनत और कीमत खर्च की है। पिताजी, आज से यह बच्चा निश्चित रूप से आप दोनों के प्रति अपने बेटे जैसा व्यवहार करेगा। परेश, आपको ये नालायक बेटा निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। परेश ने कहा और फूट फूट कर रोया। परेश, जल्दी से मास्टर आरव के आगे झुको। मास्टर आरव ने हमारे बेदी परिवार को दोबारा जन्म दिया। कुलपति बेदी ने अपने बेटे से कहा। इतने सालों में उन्होंने जो दिव्य सार पत्थर खर्च किए वे 2 करोड़ से ज्यादा थे। भले ही 2 करोड़ बहुत ज्यादा थे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ इसके लायक था। इसलिए कुलपति बेदी ने न सिर्फ इसके महंगे होने की शिकायत नहीं की, बल्कि वो आरव के प्रति शुक्रगुजार थे। हाँ पिताजी, परेश ने अपनी सहमति दी और बस अपना मुखिया झुकाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने अदनान को ठंडी आवाज में खर्राटे लेते सुना। अदनान ने कहा, उन्हें पैसे मिले और उन्होंने लोगों को बचाया, ये उनका फर्ज है। इसमें शुक्रगुजार होने की क्या बात है? चूंकि तुम ठीक हो गए हो तो तुम पिता और बेटे वापस जा सकते हो। कुलपति बेदी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें पता था कि अदनान को गुस्सा आ गया है तो वो सिर्फ परेश को वापस ला सकता था। भले ही बेदी फैमिली एक जाना माना टाइकून था, लेकिन वे जिंदा रहने के लिए सनमून गैंग पर निर्भर थे। वे अदनान को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? अदनान का जाने का कोई इरादा नहीं था। वो और ललित राणा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, दोनों पीछे रह गए। उन्हें यकीन नहीं था कि आरव सच में इन सभी समस्याओं को हल कर सकता है। वे ये भी समझ गए थे कि यहां सबसे मुश्किल अभी भी राहुल वर्मा है। इस बात का कुछ अंदाजा आरव की मांगी गई कीमत से लगाया जा सकता था। रामकरण वर्मा पहले ही मुरारी को ढूंढने निकल चुका था। बस उसे ये नहीं पता था कि मुरारी इतनी बड़ी रकम देगा या नहीं। 5 करोड़ की आसमान छूती कीमत कोई नहीं दे सकता था। हालांकि यह रकम मुरारी के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। यह बस इस बात पर निर्भर करता था कि वो राजी है या नहीं। इस समय बाकी 2 फैमिली के दिव्य सार पत्थर भी यहां लाए गए थे। परेश की तरह ही उनके मरीजों को भी अंदर वाले हॉल में लाया गया। मिरेकल हैंड पार्लर के दुकानदार ने आज तब तक पैसे जमा किए जब तक उसके हाथ में ऐंठन नहीं हो गई। वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जी चुका था और उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। एक दिन से भी कम समय में उन्होंने 5 करोड़ दिव्य सार पत्थर कमा लिए। अभी भी 5 करोड़ की एक बड़ी रकम बाकी थी, जो शायद अभी भी रास्ते में हो। 10 करोड़। जब से मिरेकल हैंड पार्लर ने दुकान खोली है, तब से कुल दिव्य सार पत्थर आज की बिक्री के एक हिस्से से भी कम थे। दुकानदार इतने लंबे समय से जी रहा था और उसे पहली बार लग रहा था कि पैसा कमाना इतना आसान है। इसी समय रामकरण वर्मा जल्दी से दौड़े दौड़े आए। अदनान और बाकी लोगों के चेहरों पर हैरानी की एक झलक दिखी। लगता है मास्टर मुरारी ने सच में इतने पैसे दिए हैं। चक 5 करोड़, कितनी बड़ी बात है। ऐसा लग रहा था कि मास्टर मुरारी को भी इस प्रॉब्लम पर पूरा भरोसा था जो उन्होंने प्लान की थी। इससे सबके दिलों में और भी ज्यादा भरोसा आ गया। शुरू से लेकर अब तक आरव ने उनका भरोसा इतना तोड़ दिया था कि स्किन का एक भी हिस्सा पूरा नहीं बचा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मास्टर आरव सच में इतने कमाल के हैं, सच में सबकी रिक्वेस्ट मानेंगे। अनिल बेदी के बेटे की बेवकूफी भी ठीक हो गई। 2 घंटे बाद आरव जिन 2 लोगों को अंदर लाए थे वे भी बाहर आ गए। सब ठीक हो गए।
मास्टर आरव सच में कमाल के हैं। कोई भी अजीब और मुश्किल बीमारी हो, वो उसे ठीक कर सकते हैं। ये सबकी रिक्वेस्ट लेने वाला साइन बोर्ड सच में अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरता है। आखिरी नतीजा चाहे जो भी हो, मास्टर आरव की ताकत पर कोई सवाल नहीं है। शायद मास्टर मुरारी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये राहुल, शायद मास्टर आरव उसे ठीक नहीं कर सकता। मास्टर मुरारी ने इतनी बड़ी शर्त लगाने की हिम्मत की, तो कुछ ऐसा जरूर होगा जो हम नहीं जानते। शायद उन्होंने पहले ही एक 4 सितारा किमिया देवता को ढूंढ लिया होगा ताकि उसे देख सके। ये नामुमकिन भी नहीं है। आखिर मास्टर मुरारी पिल टावर से ही निकले थे। जो भी हो, आज मिरेकल हैंड पार्लर की इस्त पूरी तरह से बन गई थी। भले ही ये सभी रिक्वेस्ट पूरी करेगा, आंखों को बहुत बुरा लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि मास्टर आरव में घमंड करने की काबिलियत थी। सब अपने दिल में समझ गए थे, आज के बाद साउथ सिटी के नंबर 1 अल्केमिस्ट का मास्टर मुरारी का टाइटल शायद बदल जाएगा। आज मुसीबत मोल लेने के लिए 5 बड़ी ताकतें एक साथ आईं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे मास्टर आरव की शोहरत पक्की हो जाएगी। रामकरण वर्मा के दिल में उलझन थी। उन्हें मुरारी का मकसद पता था, लेकिन राहुल उनका भतीजा था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा कदर थी। जब उन्होंने सुना कि आरव ने परेश को भी ठीक कर दिया है, तो उनके दिल में अचानक उम्मीद की एक किरण जगी। आरव ने बेपरवाही से रामकरण वर्मा की तरफ देखा और कहा, दिव्य सार पत्थर लाए हो? रामकरण वर्मा ने कहा, हाँ, जब तक तुम राहुल को ठीक कर सकते हो 5 करोड़ पूरे दे दिए जाएंगे। आरव ने अपनी मुंशी को हिलाया और कहा, तो उसे ले आओ। रामकरण वर्मा ज़ॉम्बी जैसे राहुल को आगे करके आरव के सामने आया। आरव ने उसकी नब्ज देखना शुरू किया। राहुल के शरीर में दिव्य तत्व के निशान महसूस हुए। बहुत जल्द आरव की भौहें तंग गई। जब अदनान, ललित राणा और बाकी लोगों ने यह सीन देखा, तो उनकी भौहें तंग गई। आखिरकार इस बदमाश को हरा दिया जाएगा। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 4 घंटे बीत गए। आरव ने अपनी आंखें नहीं खोली। अदनान और बाकी लोग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। अरे, कर सकते हो या नहीं? वहां नाटक करना बंद करो। तुमने 4 घंटे पहले ही नब्ज देखी है। अदनान अचानक चिल्लाया, क्या तुम टालमटोल करके हम सबको भगाना चाहते हो? हे, तुम्हारी ये दुकान, मैं आज इसे तोड़ दूंगा। ललित राणा ने भी कहा, बच्चे, नाटक करना बंद करो। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि पल्स डायग्नोस करने में 4 घंटे लगते हैं। भाइयों, मेरे लिए हमला करो, तोड़ दो। लोगों का ग्रुप इंतजार करते करते बेसब्र हो गया था। अदनान के लीड लेते ही वे तुरंत भड़क गए। आज 5 बड़ी फोर्स, कुल मिलाकर कम से कम 30 लोग आए थे। सब यहां देख रहे थे। जब उन्होंने एक साथ मूव किया, तो अकेले चंद्रपाल उसे रोक नहीं पाए। मैं देखता हूं कौन मूव करने की हिम्मत करता है। इस समय आरा की लंबी तलवार चमकी, जो अदनान और बाकी लोगों को घूर रही थी। आरव के एक्टिव न होने को लेकर वो भी चिंता में थी, लेकिन उसे यकीन था कि आरव पक्का समय नहीं खरीद रहा था, बल्कि असल में नब्ज देख रहा था। बस इतना ही कहा जा सकता था कि इस इंसान की हालत सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मास्टर आरव की छोटी मेडिसिन असिस्टेंट होने के नाते वो इन लोगों के ग्रुप को दुकान तोड़ते हुए नहीं देख सकती थी। भीड़ में एक नौजवान ने आरा को हैरानी से देखा। अपनी छोटी बहन की परफॉर्मेंस, आज उसने सब कुछ अपनी नजरों में ले लिया। पहले तो उसे थोड़ा शक भी हुआ कि कहीं उसे गलत इंसान तो नहीं मिल गया। आरव के ऑर्डर पर आरा को असल में कोई शिकायत नहीं थी। आमतौर पर जब वो वहां अपने मास्टर से किमिया सीखती थी, तो थोड़ा ज्यादा काम करने की बहुत सारी शिकायतें होती थी। लेकिन अब उसने सच में इस नौजवान के लिए एक कदम भी उठाया। ओहो, कितनी सुंदर छोटी लड़की है। इस झूठे के पीछे जाने से तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। अपने दादा ललित के पीछे क्यों नहीं जाती? दादा ललित की आराम से सेवा करो और तुम्हें अनंत यश और धन मिलेगा। हाँ, ललित राणा जोर से हंसा और बोला। अमध्यम स्तरम मूल देवता छोटी लड़की, उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हर कोई आरव नहीं था उसे एक मुक्के से उड़ा सके। थप्पड़, पता नहीं थप्पड़ कहां से आया। ललित राणा दरवाजे से बाहर उड़ गया, सड़क पर उड़ गया। हे भगवान, छठा मुखिया मर गया। बाहर अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। सब लोग जल्दी से गली में गए और देखा तो पता चला कि ललित राणा पहले ही दम तोड़ चुका था। असल में उसे किसी ने एक थप्पड़ मारकर मार डाला था। सबने एक दूसरे को देखा। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। ललित राणा एक अंतिम चरण मूल देवता पावर हाउस था। उसे सच में एक थप्पड़ मारकर मार डाला गया। और तो और दुनिया में किसने एक्शन लिया? लेकिन ठीक इसी समय आरव ने आखिरकार धीरे से अपनी आंखें खोली। आरा को अचानक अपने पीछे कुछ अजीब लगा और वो मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाई और हैरानी से बोली, मास्टर आरव, क्या कोई चांस है? तुम सब यही रुको, मैं मेडिसिनल पिल को रिफाइन करती हूं।
आरव हाथ पीछे करके खड़ा हो गया और शांत स्वर में बोला। सबके चेहरे उदास हो गए और वे हैरानी से आरव को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे के पास सच में राहुल को ठीक करने का कोई तरीका हो? नहीं, वो जरूर शांत होने का नाटक कर रहा होगा। लेकिन अब ललित राणा को एक थप्पड़ से मरते देख किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो हिले। आरव ने आशुतोष को एक बहुत मतलब भरी नजर से देखा, मुड़ा और अंदर के हॉल में चला गया। आशुतोष अंदर से हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने देख लिया हो कि उसने ही एक्शन लिया है? उसे नहीं देखना चाहिए, है ना? वहां मौजूद कोई भी इसे समझ नहीं पाया, फिर भी ये बच्चा इसे पहचान सका। हालांकि ये बच्चा सच में बहुत इंप्रेसिव है। पहले वाला पंच तो स्पेशल नियमों का होना चाहिए, है ना? सच में कमाल का। भले ही उसका किमिया टैलेंट स्वर्ग को मात देने वाला हो, उसका मार्शल आर्ट टैलेंट भी यही है, डरावना। सच में एक अजीब आदमी। ये कोई और नहीं, आरा की भाई आशुतोष नामक लड़का ही था, जो मास्टर शंभूजी की इशारा लेकर अपनी बहन को ढूंढने आई थी। आरा भी आरव के पीछे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसे बातों से मना कर दिया। इस बार की सफाई में आरव को गहरी पीली कड़ाही का इस्तेमाल करना पड़ा और जाहिर है कि वो आरा को किनारे बैठकर देखने नहीं दे सकता था। तुम मत देखो, इसमें क्या बड़ी बात है, आरा ने गुस्से में पैर पटके। दूसरी तरफ सनमून गैंग के मुखिया क्वार्टर से एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे छिपे हुए कमरे से बाहर निकला। इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर हरिंदर के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी दिखी। बिग ब्रदर को बेड़िया तोड़ने और दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस बनने के लिए बधाई। हरिंदर ने चेहरे पर खुशी के साथ कहा। यह अधेड़ उम्र का आदमी ठीक सनमून गैंग का मुखिया सुमेर था। वो 10 साल के आखिरी अकेलेपन में चला गया और आखिरकार आज बेड़ियों से आजाद हो गया। शांति को तोड़कर एक दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्ति बन गया, जिसकी तारीफ हजारों लोग करते हैं। ये एक जबरदस्त छलांग थी। इसे एक ही छलांग में आसमान तक उड़ना कहा जा सकता है। मूल देवता का दायरा दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्ति के सामने चींटियों से कुछ ज्यादा अलग नहीं था। सुमेर बहुत जोश में था। उसका पूरा व्यक्तित्व पहले से बिल्कुल अलग था। दूसरे भाई, पिछले कुछ सालों में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा है, सुमेर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सुमेर के सामने खड़े होकर हरिंदर को बहुत दबाव महसूस हुआ। वो जानता था कि उसका ये बड़ा भाई अब पहले वाला बड़ा भाई नहीं रहा। बड़ा भाई क्या कह रहा है? क्या मुझे यही नहीं करना चाहिए? हरिंदर ने जल्दी से कहा। सुमेर ने हंसते हुए और बहुत जोश से कहा, दूसरे भाई, मुझे पता है कि ये कुछ साल तुम्हारे लिए आसान नहीं थे, लेकिन आज से इस साउथ सिटी पर सिर्फ हमारे सनमून गैंग का कब्जा होगा। कम से कम हमें तीनों बड़े परिवारों के बराबर तो खड़ा होना ही है। भविष्य में सनमून गैंग तुम्हारा है। हरिंदर दिल में बहुत खुश था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, बिग ब्रदर बहुत सीरियस है, तुम हमेशा सनमून गैंग के बॉस रहोगे। मैं बस बिग ब्रदर की इसे मैनेज करने में थोड़ी मदद करूंगा। सुमेर ने हरिंदर की तरफ देखा। उसके रवैये से बहुत खुश था और हंसते हुए कहा, तुम और मैं कितने सालों से भाई हैं। क्या हमें अभी तुम्हारे और मेरे बीच फर्क करने की जरूरत है? जब दोनों लोग बात कर रहे थे तो मनीष लांबा मिलने आया। सुमेर मुस्कुराया और कहा, जाओ पहले इस सिल्वर फेदर गैंग को खा जाओ। हरिंदर थोड़ा मुस्कुराया, अपना मुखिया सिर हिलाया और उसके पीछे चला गया। जब मनीष लांबा ने सुमेर को देखा तो उसका शौक और बढ़ गया। उसने नहीं सोचा था कि सुमेर सच में कामयाब हो जाएगा। ये आधे कदम वाले दिव्य प्रभु हर मोड़ पर किसी को अकेले में भेजकर कामयाबी हासिल करने के लिए कहते, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सच में कामयाब हो पाए। हालांकि सुमेर के कामयाब होने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद भी थी। दिव्य प्रभु क्षेत्र में कामयाब होना बहुत मुश्किल था। मनीष लांबा को उम्मीद नहीं थी कि सुमेर सच में एक ही बार में दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस जाएगा। इसके बाद साउथ सिटी का आसमान बदल गया था। मुखिया मनीष लांबा बहुत हैरान लग रहे हैं। सुमेर ने मनीष लांबा को देखा और एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी। मनीष लांबा का एक्सप्रेशन बहुत खराब था और उन्होंने अजीब तरह से कहा, मैं सच में बहुत हैरान हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतने सालों तक लड़े, लेकिन अब ऐसा रिजल्ट है। मनीष लांबा के मुंह में कड़वाहट थी। यह रिजल्ट सच में बहुत बुरा था। सुमेर मुस्कुराया और बोला, इतने सालों तक लड़ा, कोई रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए मुखिया मनीष लांबा। मुझे हैरानी है कि अब तुम क्या चुनते हो? मनीष लांबा कड़वी मुस्कान के साथ बोला, क्या मेरे पास अभी कोई चॉइस है? अगर मैं नहीं मानूंगा तो शायद मैं आज इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, है ना? सुमेर जोर से हंसा और बोला, जो समय को समझता है वही समझदार आदमी है। मुखिया मनीष लांबा हमेशा से रहा है हम तीनों में सबसे रिसोर्सफुल इंसान। शायद तुम बेवकूफी वाली बातें नहीं करोगे। हरिंदर अचानक बोला, भाई मनीष लांबा मेरे सनमून गैंग में आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मिरेकल हैंड पार्लर का मामला खत्म हो गया है?
हरिंदर हमेशा सुमेर के अकेलेपन से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। मिरेकल हैंड पार्लर के मामलों के बारे में वो सच में बहुत साफ नहीं था। मनीष लांबा का इस समय आना शायद मिरेकल हैंड पार्लर के मामले की वजह से था। मिरेकल हैंड पार्लर, क्या वो ड्रैगन स्लेइंग गैंग की चलाई जाने वाली छोटी सी दवा की दुकान नहीं है? सुमेर ने गुस्से से कहा। हरिंदर ने सिर हिलाया और कहा, बिग ब्रदर को पता नहीं है, हाल ही में साउथ सिटी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये सारे बदलाव इस छोटे से मिरेकल हैंड पार्लर के आसपास हुए। हरिंदर ने ड्रैगन स्लेइंग गैंग के नाम बदलने और हाल ही में मिरेकल हैंड पार्लर के मशहूर होने की बात को संक्षेप में बताया। सुमेर ने यह सुनकर हैरानी से जीभ चटकाई। वो हंसा और फिर बोला, एक मामूली शुरुआती चरण मूल देवता सच में साउथ सिटी में तूफान ला सकता है। सच में बुरा नहीं है। हमारे साउथ सिटी के 3 गैंग्स में सच में एक ताकतवर अल्केमिस्ट की कमी है। मनीष लांबा का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने गुस्से में कहा, भाई सुमेर, इस लड़के ने अभी अभी मेरे छठे भाई को मार डाला। सुमेर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम हरिंदर को ढूंढने आए थे क्योंकि तुम उसके साथ मिलकर ड्रैगन किलर गैंग को खत्म करना चाहते हो। मनीष लांबा के हावभाव कई बार बदले और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुखिया छोटेलाल का कैरेक्टर भाई सुमेर को भी पता है। वो पक्का सनमून गैंग में शामिल होने के लिए राजी नहीं होगा। क्यों ना सीधे उन्हें खत्म कर दिया जाए। सुमेर ने ठंडी सांस ली। दुनिया की ताकत अचानक भड़क उठी जिससे मनीष लांबा तुरंत उड़कर बाहर चला गया। पुहवार्क। मनीष लांबा ने तुरंत मुंह से खून की धुंध उगल दी जिससे उसे गंभीर चोटें आई। दिव्य प्रभु क्षेत्र के पावर हाउस की ताकत बहुत भयानक थी। मैं जो करना चाहता हूं, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है आकर सिखाने की। तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे अभी भी उस बच्चे में बहुत दिलचस्पी है। अगर उसे सच में एहसानों की कद्र करना नहीं आता तो बस उसे खत्म कर दो, सुमेर ने ठंडी आवाज में कहा। मनीष लांबा के दिल में बहुत ज्यादा सदमा लगा। यह दिव्य प्रभु क्षेत्र के पावर हाउस की ताकत थी। यही वो ताकत थी जो उसे चाहिए थी। वो खुश नहीं था, लेकिन हालात इंसान से ज्यादा मजबूत थे। सुमेर की पूरी ताकत के सामने वो बस झुक सकता था। ये मनीष लांबा ही था जो जल्दबाज था। सब कुछ भाई सुमेर का काम है। बहुत बेइज्जती के साथ मनीष लांबा ने सिर झुकाया। सबने आरव के हाथों में दवा वाली गोली देखी और हैरान रह गए। उस दवा वाली गोली से निकलने वाली खुशबू ने उन्हें बहुत ज्यादा नशे में डाल दिया। ये दवा वाली गोली, उन्होंने इसे पहचाना नहीं, लेकिन ये पक्का दिव्य ग्रेड थी। आरा ने भी इसे नहीं पहचाना, लेकिन दवा वाली गोली से आने वाली आवाज ने उसे पक्का यकीन दिला दिया कि इस दवा वाली गोली को रिफाइन करना वाकई बहुत मुश्किल था। गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल से भी ज्यादा रिफाइन करना। नहीं, रुको, गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल इस दवा वाली गोली के लेवल की बिल्कुल भी नहीं थी। जब आरव ने गेल सेलेस्टियल स्टोन पिल को रिफाइन किया तो उसकी सांसें स्थिर थी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई जहां उसका डिवाइन एसेंस काफी न हो। लेकिन अब आरव की पूरी सांसें अस्त व्यस्त थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। साफ था, यह डिवाइन एसेंस यानी कि दिव्य सार के बहुत ज्यादा इस्तेमाल का नतीजा था। यह दवा वाली गोली बिल्कुल भी नहीं थी। आसान है, आरव ने कहा। आरा, इसे दवा वाली गोली खिलाओ और दिव्य सार वाली दवा वाली गोली की ताकत बढ़ाने में इसकी मदद करो। ओह, आरा ने दवा वाली गोली ली और राहुल को खिला दी। अपनी हथेली से उकसाते हुए वो दिव्य सार वाली दवा वाली गोली को बढ़ाने में इसकी मदद करने लगी। बहुत जल्द एक ऐसा सीन हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। राहुल का पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मुंह से पैर तक सुनहरा खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। बहुत ही जंगली लग रहा था। लोगों को अंदर तक हिला रहा था। यह रूप बहुत ही दयनीय लग रहा था। हालांकि राहुल के पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी की किरणें निकल रही थी। वो असल में बहुत पवित्र लग रहा था। इस इधर उधर की हरकत ने लोगों को एक गहरा उलटफेर दिया, जिससे सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। वे सभी बहुत उत्सुक थे कि आरव ने राहुल को खाने के लिए कौन सी दवा वाली गोली दी। आरा, अब तुम पीछे हट सकती हो। वो पागल होने वाला है और तुम उसे दबाओ। उसे लोगों को दुख न पहुंचाने दो, आरव ने रामकरण वर्मा से कहा। इस समय राहुल के चेहरे पर भाव बदल गए थे। उसका पूरा व्यक्तित्व पहले से ही तबाही मचाने की कगार पर था। राहुल भी मूल देवता के दायरे का एक पावर हाउस था। उसकी ताकत कम नहीं थी। एक बार जब उसने तबाही मचाई तो भी उसकी विनाशकारी शक्ति बहुत ज्यादा थी। जब रामकरण वर्मा ने अपने भतीजे के दुखी चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। मास्टर आरव, क्या वो ठीक है? रामकरण वर्मा ने चिंता से पूछा। इसी पल उसने मुरारी के मिशन को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दिया था। आरव ने शांति से कहा, उसे पर्पल क्विल मैरो एक्सटर्मिनेशन नाम का एक पुराना अजीब जहर लगा है। दिव्य, उसके पूरे शरीर का मैरो पहले से ही पूरी तरह से नेक्रोटिक है। उसका दिव्य खून भी लगभग बेकार हो गया है। 3 से 5 महीने और खींचने पर
उसकी दिव्य समझ सीधे खत्म हो जाएगी। हेवनली ब्लड मैरो चेंजिंग पिल जबरदस्ती उसके मेरिडियन बदल सकती है और उसके मैरों को धो सकती है, जिससे उसके पूरे शरीर का सारा दिव्य खून बदल जाएगा। आरा को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और हैरानी से चिल्लाई, पर्पल क्विल मैरो एक्सटर्मिनेशन। उसे जो लगा था वो असल में पर्पल क्विल मैरो एक्सटर्मिनेशन था। मुझे हमेशा लगता था कि यह जहर सिर्फ एक कहानी है। मुझे नहीं लगता था कि यह सच में होता है। आरव थोड़ा हैरान हुआ जब उसने कहा, क्या तुम पर्पल क्विल मैरो एक्सटर्मिनेशन को जानते हो? आरा की आंखों में हैरानी के भाव थे और उसने कहा, मैंने पहले कभी कभी एक क्लासिक में रिकॉर्ड देखा था जिसमें कहा गया था कि यह जहर आम जहर से अलग है। इसका जहर बोन मैरो में गहराई तक घुस जाता है और दिव्य खून को नेक्रोटिक बना सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है। पुराने जमाने में कई 4 सितारा, 5 सितारा, यहां तक कि ऊंचे लोक के किमिया देवताओं ने भी इस जहर पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सका। क्या तुम सच में उसे बचा सकते हो? यह आरा सच में हैरान करने वाला था, क्योंकि उसने पहले इस जहर के बारे में सुना भी था। लेकिन आरा की बातों ने सबको बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। हालांकि दिव्य रैंक के जहर का मौत के जहर से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन सिद्धांत एक ही था। दोनों का मकसद मार्शल आर्टिस्ट के शारीरिक कामों को खत्म करना था। भले ही मार्शल आर्टिस्ट देवता लोक में पहुंच गए हों, उनके शारीरिक काम भी लगभग इंसानों जैसे ही थे। दिव्य मैरो ने दिव्य खून बनाया, दिव्य खून ने दिव्य मैरो को फीडबैक दिया। देवता दायरे के पावर हाउस की ठीक होने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। अगर शरीर का आधा हिस्सा भी खत्म हो जाता तो भी वे ठीक हो सकते थे, लेकिन इसके लिए दिव्य खून की जरूरत होती थी ताकि दिव्य मैरो को फिर से बनाया जा सके। लेकिन अगर कोई जहर मैरो में गहराई तक घुसकर दिव्य खून के सभी कामों को खत्म कर दे तो वो स्थिति को बचाने में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दिव्य खून पहले ही अपनी एक्टिविटी खो चुका होता तो दोबारा बनने का कोई तरीका नहीं था। यह जहर बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बार लग जाने के बाद इसे हटाना भी बहुत मुश्किल था। कोई कह सकता है कि इसका कोई इलाज नहीं था। पर्पल क्विल मैरो एक्सटर्मिनेशन इसी तरह का जहर था। आरव ने सिर्फ धूलिन के जरिए इस जहर की पुष्टि की, लेकिन धूलिन भी इस जहर के खिलाफ क्या करे ये समझ नहीं पा रहा था। आरव की बातें सुनकर सबने ठंडी सांस ली। तभी उन्हें पता चला कि राहुल को कैसा जहर दिया गया था। एक ऐसा जहर जो बोन मैरों को खत्म कर सकता था। वो बहुत ही डरावना था। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो राहुल को किसी पुराने खंडहर में जहर दिया गया होगा। उस समय शायद उसने इसे सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन वापस आने के बाद जैसे ही जहर फूटा वो ऐसा हो गया। रामकरण वर्मा का पूरा शरीर कांप उठा और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर आरव में अनजान चीजों को पहचानने की काबिलियत है। राहुल ठीक एक एक्सपेडिशन के बाद ही ऐसा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का कारण नहीं जान सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे सच में इतना डरावना जहर दिया गया होगा। मास्टर, क्या ये हेवनली ब्लड मैरो चेंजिंग पिल सच में काम की है? आरव ने ठंडे दिमाग से कहा, रिलैक्स। अगर ये बेकार है तो आप 5 करोड़ ले जा सकते हैं। असल में इस मेडिसिनल पिल के लिए जिन स्पिरिट मेडिसिन की जरूरत होती है उनकी कीमत पहले से ही 2 करोड़ से कम नहीं है। मेरे पास इसका सिर्फ एक हिस्सा है। आपसे 5 करोड़ चार्ज करना महंगा नहीं माना जाता। हिस्स। सबने ठंडी सांस ली। रैंक 3 की दिव्य गोली, बस कीमत 2 करोड़ से कम नहीं थी। देखा जा सकता था कि यह दवा वाली गोली कितनी कीमती थी। हेवनली ब्लड मैरो बदलने वाली गोली, ऐसा लगता है कि यह राहुल की सारी दिव्य मैरो बदल देगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? सिर्फ दिव्य मैरो बदलना ही नहीं, खून भी बदलना होगा। इस तरह का तरीका तो बस सोचा भी नहीं जा सकता। इस दवा वाली गोली के बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन राहुल का रूप देखकर यह बहुत तकलीफ देने वाला लगता है। ऐसा तो नहीं होगा कि दिव्य मैरो न बदले और इंसान पहले मर जाए, है ना? मैरो बदलना, इस तरह की बात तो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ये चीजें पहले से ही आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए समझ से बाहर था। राहुल अचानक एक बुरी चीख के साथ चीखा। उसका पूरा शरीर एक भूत जैसा बन गया और वो आरव की तरफ दौड़ा। आरव को लगा जैसे उसने बहुत पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। हवा में इशारा करते हुए उसने सीधे राहुल को थपथपाया और वो उड़ गया। उसे काबू में करो, हिलने मत दो, ध्यान रखना उसके खून को मत छूना, उसमें जहर है, आरव ने गंभीरता से कहा। रामकरण वर्मा के चेहरे के हावभाव बदल गए। उसके शरीर का ऑरा अचानक फूट पड़ा, जिससे तुरंत रोशनी की कई किरणें निकली और राहुल को जकड़ लिया। आरव की हथेली उल्टी, एक हल्की सी सफेद लौ तुरंत बुझ गई। धमाका, राहुल का पूरा शरीर आग जैसा बन गया। रामकरण वर्मा को जोर का झटका लगा और वो दहाड़ा, मास्टर आरव, तुम क्या कर रहे हो? आरा की नजरें मिचमिचाई और उसने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो, उसे ठीक से काबू में करो। उसका खून बहुत जहरीला है। अगर इसे साफ नहीं किया गया
तो यहां कोई नहीं बचेगा। सबके चेहरे बदल गए। बस उन्हें एहसास हुआ कि यह जहर कितना डरावना था। कोई कह सकता था छूते ही मौत। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार आग को कंट्रोल करते हुए राहुल के शरीर से निकला सारा जहरीला खून साफ कर दिया। पता नहीं कितना समय बीत गया था। आरव की हथेली पीछे हट गई। राहुल के शरीर पर लगी पवित्र आग लहरों की तरह पीछे हट गई। रामकरण वर्मा की नजरें आरव को बहुत ज्यादा हैरानी से देखने लगी। राहुल के शरीर पर असल में जलने का कोई निशान नहीं था। ये आग को कंट्रोल करने की कितनी डरावनी कला है। भले ही ये रैंक 2 की दिव्य आग है, लेकिन इसका टेम्परेचर सीधे रैंक 3 की दिव्य आग तक पहुंच जाता है। इसने असल में जलने का कोई निशान भी नहीं छोड़ा। इसने आज सच में मेरी सोच को बड़ा कर दिया। मास्टर आरव के तरीके बस कमाल के हैं। कोई हैरानी नहीं कि उसने सभी अनुरोध पूरे किए जाएंगे का साइन बोर्ड टांगने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि यह साइन बोर्ड अब बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया है। लेकिन वो बच गया है या नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल अब जिंदा नहीं है? राहुल की सांसें पहले ही पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वो जमीन पर पड़ा था और बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। लेकिन वो चंदन ज्वाला से 1 घंटे तक जला रहा और असल में जलने का कोई निशान भी नहीं छोड़ा। इससे सब बहुत हैरान थे। लेकिन अभी राहुल के शरीर पर ऑरा बहुत कमजोर था। रामकरण वर्मा को भी नहीं पता था कि राहुल बच गया है या नहीं। लेकिन ठीक तभी चारों तरफ से शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हुई, जिसके सेंटर में राहुल था। सबने आंखें चौड़ी करके ये सीन हैरानी से देखा। क्या वह ये सबब करने वाला था? जब स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई तो राहुल के शरीर पर और अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। हालांकि वो अभी भी बेहोश था, लेकिन सब जानते थे कि वो पहले ही बच चुका है। वो सोते हुए भी दायर को तोड़ सकता है। मेरे साथ ऐसी अच्छी चीज क्यों नहीं होती? भाड़ में जाओ। ये मास्टर आरव की दवा वाली गोली की वजह से है। ये हड्डी साफ कर रही है, जिससे वो लड़का अपने पुराने रूप को छोड़ सकता है और नया जन्म ले सकता है। ये दवा वाली गोली सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। ये न सिर्फ जहर ठीक कर सकती है, बल्कि उसे बाहर दायरे को तोड़ने में भी मदद कर सकती है। ये 5 करोड़ दिव्य सार पत्थर सच में पैसे वसूल है। ठीक इसी समय राहुल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। दूसरे अंकल, मुझे क्या हो गया है? राहुल ने हैरान होकर कहा। रामकरण वर्मा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, राहुल, तुम जल्दी से चेक करो कि तुम्हारे शरीर में अभी भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। राहुल को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात मानी और चेक किया और गुस्से से कहा, ये ठीक नहीं है। रामकरण वर्मा के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उन्होंने बेचैनी से कहा, क्या गड़बड़ है? राहुल के ऐसा कहते ही बाकी लोग भी घबरा गए, खासकर अदनान और बाकी लोग। उनमें से हर कोई अजीब तरह से खुश था और कान खड़े कर रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं नए सिरे से बना हूं। स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने की स्पीड पहले से बहुत तेज है। मेरा कल्टिवेशन टैलेंट पहले से काफी बेहतर हुआ लगता है। आखिर क्या हुआ सेकंड अंकल? राहुल ने अचानक एक्साइटेड होकर कहा। सब चुप हो गए। इसे सही नहीं कैसे कहा? क्लैप। रामकरण वर्मा ने सीधे राहुल को एक थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, छोटे बदमाश, अपने दूसरे चाचा को डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि चेक करो कि तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसे कुछ गड़बड़ कैसे कहते हैं? हालांकि राहुल की अभी की ताकत लगभग रामकरण वर्मा के बराबर आ रही थी, लेकिन रामकरण वर्मा के सामने उसे किसी पावर हाउस जैसी अवेयरनेस नहीं लग रही थी। राहुल कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, कुछ गड़बड़ कैसे नहीं है? मेरा कल्टिवेशन टैलेंट अचानक इतना कैसे सुधर गया? रामकरण वर्मा थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए और उन्हें पता चला कि राहुल की बात बहुत लॉजिकल लग रही थी। वो अभी अभी जागे थे और अचानक उन्हें पता चला कि उनका टैलेंट बहुत सुधर गया है। क्या ये कुछ गड़बड़ नहीं थी? रामकरण वर्मा दिल से बहुत हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हेवनली ब्लड मैरो चेंजिंग पिल सच में इतनी जबरदस्त थी। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बस नए सिरे से जन्म लेना था। जानना जरूरी था। साधना का टैलेंट, इस चीज को बदलना सबसे मुश्किल था। एक दवा की गोली न सिर्फ लाइलाज जहर को खत्म कर सकती थी, बल्कि साधना का टैलेंट भी सुधार सकती थी। ये 5 करोड़ दिव्य सार पत्थर खर्च करना पक्का फायदेमंद था। सिवाय मास्टर मुरारी के, उस तरफ रामकरण वर्मा के लिए उनसे निपटना मुश्किल था। रामकरण वर्मा के दिल में कड़वाहट थी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि इस तरह की चीज को आखिरकार टाला नहीं जा सकता। आसपास देखने वाले राहुल को जलन से देख रहे थे। इस आदमी की किस्मत तो कमाल की थी कि उसे मास्टर आरव, ऐसे कीमिया के दिव्य डॉक्टर से मिलने का मौका मिला। ये कई जन्मों की कमाई थी। अदनान और बाकियों के चेहरे बहुत ज्यादा बदसूरत हो गए थे। आरव का राहुल का इलाज करना यह बताने के बराबर था कि आज मुसीबत ढूंढने की उनकी कोशिश नाकाम रही। आखिरकार उन्होंने आरव की ताकत देखी। यह आदमी तो बस एक अजीब आदमी था, जो अकेले अपनी ताकत से पूरे साउथ सिटी में छा गया था।
आज आरव का आना साउथ सिटी के सभी किमियागर का चेहरा साफ करने जैसा था। क्या तुम लोग मुसीबत मोल लेने नहीं आए थे? अब क्या? अब उन्होंने मिरेकल हैंड पार्लर की रेपुटेशन पूरी तरह से बढ़ा दी। वे अंदाजा लगा सकते थे कि कल सुबह से पहले आरव के अकेले ही 5 बड़े ग्रुप्स को चैलेंज करने की खबर पूरे साउथ सिटी, यहां तक कि पूरे आउटर सिटी में फैल जाएगी। मिरेकल हैंड पार्लर पक्का साउथ सिटी की सबसे हॉट मेडिसिन शॉप बन जाएगी। छोटे बदमाश, तू अभी तक मास्टर आरव को धन्यवाद देने क्यों नहीं गया? अगर मास्टर आरव ने तुझे मौत के मुंह से नहीं निकाला होता तो तू कुछ ही दिनों में नर्क के दरवाजे में चला जाता। तुझे एक पुराने अजीब जहर ने जहर दिया है। 4 सितारा किमिया देवता भी कुछ नहीं कर सकते। मास्टर आरव ने ही तुझे ठीक किया है, रामकरण वर्मा ने डांटा। हालांकि वो डांट रहा था, लेकिन रामकरण वर्मा के चेहरे की खुशी किसी भी कीमत पर छिप नहीं सकती थी। रामकरण वर्मा की बातों ने सबको जोश दिला दिया। मास्टर मुरारी ने सच में एक 4 सितारा अकीमिया देवता को बुलाकर देखने को कहा। पता चला कि मास्टर मुरारी का कॉन्फिडेंस यही है। बस उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक जहर जिसका 4 सितारा किमिया देवता भी कुछ नहीं कर सकते, उसे मास्टर आरव ने ठीक कर दिया है। इससे भी ज्यादा राहुल, इस लड़के ने तो बस जैकपॉट मार लिया। जहर ठीक करने के अलावा उसने कई सालों की मुश्किल साधना भी बचा ली। अब उसकी साधना की प्रतिभा भी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि 5 करोड़ दिव्य सार पत्थर बहुत सस्ते थे। मास्टर आरव ने जमीर की कीमत लगाई। मिरेकल हैंड पार्लर के अंदर अचानक हंगामा मच गया। तभी उन्हें पता चला कि राहुल को सच में पहले एक 4 सितारा किमिया देवता देखने को मिला था। वो एक 4 सितारा किमिया देवता था। मार्शल आर्ट की दुनिया की तरह 4 सितारा किमिया देवताओं और 3 सितारा किमिया देवताओं के बीच भी बहुत फर्क था। हालांकि आरव ने वो काम पूरा किया जो एक 4 सितारा किमिया देवता भी पूरा नहीं कर सका। ये उन्हें हैरान क्यों नहीं करता? शुरू से ही आरा की नजर आरव के शरीर से हटी ही नहीं। दूसरों को नहीं पता था कि ये पर्पल क्विल मैरो एक्सटर्मिनेशन जहर कितना डरावना था, लेकिन वो जानती थी। ये जहर सदियों से एक मुश्किल समस्या थी। इससे पहले किसी ने इसे हल नहीं किया था, लेकिन आरव ने कर दिखाया। आखिर ये आदमी कीमिया के रास्ते पर कौन सा कदम आगे बढ़ाएगा? अरे मास्टर आरव! राहुल ने हैरानी से आरव को देखा। ये बहुत छोटा बच्चा ही वो इंसान था जिसने उसे ठीक किया, लेकिन जाहिर है उसे रामकरण वर्मा की बातों पर कोई शक नहीं हुआ। वो तुरंत झुककर सलाम करने लगा और बोला, राहुल मास्टर आरव की जान बचाने वाली कृपा का शुक्रिया अदा करता है। ताली, ताली, ताली। इस समय तालियों की साफ आवाज सुनाई दी। मिरेकल हैंड पार्लर में अचानक एक शक्तिशाली ऑरा दिखाई दिया, जिसने सबको तब तक कुचला जब तक वे अपनी सांस नहीं ले पाए। दिव्य प्रभु क्षेत्र पावर हाउस, किसी ने कहा। इतना शक्तिशाली ऑरा, ये सिर्फ दिव्य प्रभु क्षेत्र पावर हाउस ही हो सकता था। सुमेर ने भीड़ को अलग किया और धीरे धीरे लॉबी में चला गया। एक ऐसा ऑरा जो आसमान के नीचे सभी के लिए नफरत दिखाता था, पूरी तरह से दिखाई दिया। सुमेर, तुम दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस गए। जब चंद्रपाल ने उस जानी पहचानी शख्सियत को देखा तो उसका रंग चादर की तरह सफेद हो गया था। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। हमेशा कहा जाता था कि सुमेर दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुसने के लिए एक बंद एकांत में था, लेकिन बहुत कम लोग यकीन करेंगे कि वो सच में दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस सकता है। लेकिन अब वो सच में कामयाब हो गया। ये थंडरक्लैप गैंग के लिए बहुत बुरी खबर थी। सुमेर ने ठंडी आवाज में कहा, जिससे चंद्रपाल सीधे उड़ गया। क्या ये दिव्य प्रभु क्षेत्र का नाम है जिसे तुम सीधे पुकार सकते हो? सुमेर ने ठंडी आवाज में कहा। सुमेर का ये वार मनीष लांबा के वार से कहीं ज्यादा जोरदार था, जिससे चंद्रपाल को तुरंत गहरी चोटें आई। वो आरव की तरफ मुड़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मास्टर आरव सच में बहुत असरदार है। एक जहर जिसे 4 सितारा किमिया देवता भी ठीक नहीं कर सकते, तुमने उसे ठीक कर दिया। तुम्हारी खुद की किमिया दावों की उपलब्धियां तो बस कमाल की है। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गंभीर आवाज में कहा, तुमने मेरी दवा की दुकान में मेरे लोगों को घायल कर दिया। सुमेर हैरान रह गया और खुद पर भरोसा न करते हुए हंसने लगा। एक मामूली चींटी अगर घायल हो गई तो घायल ही गया, इसमें क्या बड़ी बात है? सुमेर के लहजे से आरव उसके आने के मकसद का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन ये आदमी सच में थोड़ा ज्यादा ही गुस्सैल था। वो ये नहीं सोचेगा कि वो अजय है, क्योंकि वह दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस गया था, है ना? तुम भी तो अभी चींटी से बदल गए हो। घमंड किस बात का? और अभी तो तुम बस थोड़ी बड़ी चींटी हो, आरव ने नाराजगी से कहा। सुमेर का चेहरा काला पड़ गया। आसपास और देखने वाले सभी लोगों ने ठंडी सांस ली। ये मास्टर आरव सच में बहुत जबरदस्त था। दिव्य प्रभु क्षेत्र के पावर हाउस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? पंख, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन तुम्हें घमंड करने की काबिलियत तो है ही। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, हमारे सनमून गैंग में शामिल हो जाओ। भविष्य में साउथ सिटी की इस जमीन पर तुम जैसे चाहो घूम सकते हो। आज की तरह कोई भी तुम्हारे साथ परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेगा, सुमेर ने कहा
और अपने दिल के गुस्से को जोर से दबा दिया। आरव मुस्कुराया और बोला, क्या तुम यहां मुझे फंसा रहे हो? सुमेर ने ठंडे स्वर में कहा, आज इस दिव्य प्रभु क्षेत्र में कामयाबी से घुसना इस बात का संकेत है कि बाकी 2 गैंग बर्बाद हो गए हैं। छोटेलाल के पास तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। आरव ने अपना मुंह सिकोड़ा और नफरत से कहा, मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तुम अभी भी मुझे फंसाने के काबिल नहीं हो। आसपास खड़े और देख रहे लोगों ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन आरव को देखते समय उनकी नजरें तारीफ से भरी थी। ये उकसावा बहुत बेरहम था। सुमेर का चेहरा उतर गया और उसने कहा, क्या तुम सिर्फ जुर्माना पीने के लिए टोस्ट लेने से मना कर रहे हो? लेकिन इसी समय आरा अचानक बोल पड़ी और बोली, मास्टर आरव का किमिया स्टैंडर्ड भी पिल टावर में घुसने के लिए काफी है। तुम जैसे एक छोटे से पहले लेयर वाले दिव्य प्रभु क्षेत्र, तुम्हें उसे बुलाने की क्या काबिलियत है? सुमेर बहुत गुस्से में था। वो अनगिनत मुश्किलों से गुजरा और आखिरकार दिव्य प्रभु क्षेत्र में पहुंच गया। शुरू में उसने सोचा था कि कोई भी उसे देखकर उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज 2 बच्चे बाहर आ गए और उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। क्या दिव्य प्रभु क्षेत्र इतना बेकार था? हाँ, एक छोटा सा पहला लेयर वाला स्वर्ग दिव्य प्रभु क्षेत्र। छोटी लड़की, कितनी बड़ी बड़ी बातें। पिल टावर में घुसना, उसके लिए तो जान होनी चाहिए। जब तुम लोगों को एहसानों की कद्र करना नहीं आता तो ये दिव्य प्रभु शक्ति आज तुम्हारे मिरेकल हैंड पार्लर को तबाह कर देगी। देखो तुम लोगों को बेलगाम होने की कितनी आदत है। सुमेर बहुत गुस्से से हंसा। इन दोनों लोगों से बहुत ज्यादा नफरत कर रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते थे। दुनिया की ताकत का एक उभार आया, एक बड़ी बाढ़ की लहर की तरह, जिसने सीधे उसके आसपास के सभी लोगों को उड़ा दिया। एक ऐसा आदमी जिसने पहले दुनिया नहीं देखी, दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुसकर अपनी ताकत दिखा रहा है। तुम्हारी इतनी ताकत कि तुम अपने पैर खोलकर भीतरी शहर में रहने पर ठीक रह पाओगे। हाँ, मिटा दिए जाओगे। बड़े सांड, अगर तुमने इस लड़की का एक भी बाल छूने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई आकर तुम्हें तुरंत खत्म नहीं कर देगा? सुमेर के जोरदार दबाव का सामना करते हुए आरा का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी बातें अभी भी नफरत से भरी थी। साफ है, उसने सुमेर, इस दिव्य प्रभु क्षेत्र के पावर हाउस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। सुमेर का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की भीतरी शहर से है और उसका रुतबा बहुत खास है? लेकिन उसने बहुत जल्दी इस बात से इनकार कर दिया। भीतरी शहर की प्यारी बेटियां, उनमें से हर एक बहुत घमंडी थी। वे कैसे आ सकती थी? इतनी छोटी दवा की दुकान में एक छोटी सी दवा की अटेंडेंट बनना? ये लड़की जरूर ताकत का दिखावा कर रही होगी। अरे, इस दिव्य प्रभु क्षेत्र को डराने के लिए भीतरी शहर का इस्तेमाल करना, क्या तुम मुझे बचपन से ही डरपोक समझते हो? ये दिव्य प्रभु क्षेत्र तुम्हें खत्म कर देगा। लड़की, आज मैं देखना चाहता हूं कि कोई सच में आकर मुझे खत्म कर देगा या नहीं। सुमेर ने ठंडी सांस ली, एक हथेली बहुत जोर से आरा की तरफ मारी। बूम! सबकी हैरान निगाहों के नीचे सुमेर का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, सीधे सड़कों पर आ गिरा। सुमेर के अंदरूनी अंग सदमे में थे। उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। वो कांपते हुए खड़ा हुआ और उसने अपने सामने एक जवान आदमी को बहुत ज्यादा हैरानी से देखा। यहां दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस कैसे हो सकता है? तुमने अभी किसे खत्म करने की बात कही थी? आरा के भाई आशुतोष की आंखें मशालों की तरह जल रही थी। सुमेर को नीचे देख रही थी। उनकी आंखों में जान लेने का इरादा था। आरा पहले तो हैरान रह गई, फिर तुरंत उसके चेहरे पर बहुत खुशी का भाव आ गया। आशुतोष का हाथ खींचने के लिए आगे बढ़ी और बोली, बड़े भाई, तुम क्यों आए? आशुतोष ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, अगर मैं नहीं आती तो क्या लोग तुम्हें तंग नहीं करते हैं? सबसे अच्छा तो बड़ा भाई ही है, आरा ने बिगड़े अंदाज में कहा। आशुतोष ने आरा का मुंह प्यार से रगड़ा, लेकिन अपना मुंह घुमा लिया। उसका चेहरा ठंडा था जब उसने सुमेर से कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम किसे खत्म करने वाले थे? सुमेर का चेहरा बहुत ही भद्दा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि भीड़ में अचानक एक दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस आ जाएगा। किसी को यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा कितना जवान है। उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। यह आदमी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसका वो, एक नया खिलाड़ी जो अभी अभी आगे बढ़ा है, मुकाबला कर सके। उसने तो बस बड़ी बड़ी बातें की थी। किसे पता था कि कोई सच में उसे तुरंत खत्म करने के लिए निकल पड़ेगा। इस तरह की कड़वाहट कौन समझ सकता है? साउथ सिटी में तथाकथित अजयता कहा था। साउथ सिटी में तथाकथित सफाई करना और तीनों गैंग को एक करना। इतना बड़ा दिव्य प्रभु क्षेत्र का पावर हाउस, उसका रुतबा साफ तौर पर बहुत खास था। वो पक्का भीतरी शहर से आया था। इसके अलावा यह पक्का भीतरी शहर में एक बड़ा गुट था। उस छोटी लड़की का रुतबा सच में बहुत खास था। लेकिन इतनी छोटी लड़की, उसे इतनी छोटी दवा की दुकान में नौकरानी की तरह क्यों हुक्म दिया जाएगा? क्या तुम दिमागी तौर पर पैदल हो? सुमेर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी
और उसने कहा, मेरी आंखें थी लेकिन देख नहीं सकता था। मुझे हैरानी है कि ये छोटा भाई भीतरी शहर के किस परिवार के युवा मालिक से है। आशुतोष ने शांति से कहा, तुम अभी भी मुझे अपना भाई कहने के लायक नहीं हो। शाही शहर का एक नियम है कि दिव्य प्रभु क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट बाहरी शहर के मामलों में दखल नहीं दे सकते। क्या तुम अभी सिटी लॉर्ड मैनर को नीचा दिखा रहे हो? सुमेर मन ही मन फूट फूट कर रो रहा था। वो अभी अभी दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुसा था और अभी तक भीतरी शहर में रिपोर्ट नहीं किया था। असल में वो एक तेज चाकू से गांठ काटना चाहता था। बात करने से पहले तीनों गैंग को सीधे एक करना चाहता था। इस तरह की बात भीतरी शहर भी एक आंख खोलेगा और एक आंख बंद करेगा, चुपचाप इसकी इजाजत देगा। आखिरकार बाहरी शहर के ये लोग भीतरी शहर की नजरों में चींटियों से अलग नहीं थे। सुमेर के लिए जब वो भीतरी शहर में घुसा तो उसे खेती के साधनों के सहारे की भी जरूरत थी। साफ है, तीनों गैंग को एक करने के बाद नया सनमून गैंग उसे लगातार खेती के साधन दे सकता था। बस आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन असलियत हड्डी जैसी थी। कौन जानता था कि वो इतना बदकिस्मत था, किसी ऐसे इंसान से टकरा गया जो भीतरी शहर से निकला था, जबकि वो बस आगे बढ़ रहा था। ये सुमेर हकलाया और अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। जब हरिंदर और मनीष लांबा ने ये सीन देखा तो उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। शुरू में लगा था कि अब उनके पास एक बड़ा सपोर्टर है। आखिर में बड़ा सपोर्टर अभी अभी उठा था और किसी ने उसे थप्पड़ मारकर मार डाला। ये छोटी सी दवा की दुकान, इसका बैकग्राउंड सच में बहुत गहरा था। ये लड़की असल में इस दिव्य प्रभु क्षेत्र के पावर हाउस को बड़ा भाई कहती थी, तो उसका रुतबा पक्का बहुत खास था। लेकिन ये एक ऐसी लड़की थी जो अपनी मर्जी से नौकरानी बन गई थी, जिसे इस छोटी सी दवा की दुकान के अंदर हुक्म दिया जाता था। फिर मास्टर आरव का बैकग्राउंड, क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर आरव पिल टावर का नया निकला जीनियस अल्केमिस्ट था? बाहरी शहर में सभी अनुरोध लिया जाएगा का साइन बोर्ड लगाने आना ट्रेनिंग देने के लिए था। जितना ज्यादा स्व ऐसे सोचते थे उतना ही भरोसेमंद लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे यही वजह सबसे लॉजिकल थी। सबकी नजरों में आरव की इमेज बहुत बड़ी हो गई। हालांकि आशुतोष और सुमेर एक ही स्तर की थे। दोनों ही पहले दर्जे के दिव्य प्रभु क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली अच्छी हवा सुमेर के पास नहीं थी। बस उसे शांत होकर यह कहते हुए देखना था, तुम भीतरी शहर के एंट्रेंस पर जाओ और मेरा इंतजार करो। बाद में मैं तुम्हें मार्शल टावर में ले जाऊंगा और सजा दिलाऊंगा। सुमेर का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने घबराकर कहा, ये महामहिम। आशुतोष की भौहें तन गई और उसने दुखी होकर कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरे मिश्रा परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत करके मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत बहादुर हो। सुमेर का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पैर नरम पड़ गए और वो जोर से घुटनों के बल बैठ गया और बिना मन के चिल्लाया, तुम मिश्रा परिवार के सदस्य हो,